Hello students, I'm Rachna Chauhan and I'm your science expert. Today we will discuss a very important chapter of science of class 10th from physics section and chapter name is electricity. आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इनको समझने से पहले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर हों, क्योंकि अगर बेसिक्स ही आपको क्लियर नहीं होंगे तो चैप्टर में आगे आने वाले टाइम में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आपको आ सकती है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये 10th क्लास में भी है और आगे जब आप 12th क्लास में जाएंगे तब भी आपको ये चैप्टर पढ़ना होगा। इसके लिए सबसे पहले हम कुछ फंडामेंटल्स की बात करेंगे कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, क्या उसके पीछे रीजंस होते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। उसके बाद हम चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्टली। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फिनोमिनन एसोसिएटेड विद स्टेशनरी और मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बात होती है चार्जेस की, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है स्टडी ऑफ चार्जेस। अब यहाँ पर बात की गई है स्टेशनरी और मूविंग, यानी कि चार्ज कैसे हो सकते हैं? स्टेशनरी एक जगह रुके हुए भी हो सकते हैं और मूविंग यानी कि मोशन की स्टेट में भी हो सकते हैं। और चार्जेस जैसे कि आपको पता है कि 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। और इसके साथ ही इलेक्ट्रिसिटी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्ज। यानी कि जहाँ पे भी चार्ज की बात होती है, चाहे चार्ज की प्रेजेंस की बात हो या फिर चार्ज के फ्लो की बात हो, वहाँ पे किसको डिस्कस किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि आपको डेफिनेशन में शो हो रहा है कि एक जगह आ रहा है स्टेशनरी और दूसरी जगह आ रहा है मूविंग। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? स्टेशनरी का मतलब होता है कोई भी चीज़ किस स्टेट में है? रेस्ट की स्टेट में है, यानी रुकी हुई है। और मूविंग का मतलब होता है कि यानी कोई भी चीज़ क्या है? मोशन की स्टेट में है, यानी कि चल रही है। इन दोनों के बेसिस पे, यानी रेस्ट और मोशन के बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और सेकंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब होता है, इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि आपको एक इमेज दिख रही होगी, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे एक बैलून है। अब इस बैलून को हमने क्या किया? अपने हेयर से रब किया। जब इस बैलून को हम अपने हेयर से रब करेंगे तो इसके अंदर एक चार्ज जनरेट हो जाएगा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो इस बैलून पे अपना कोई चार्ज जनरेट हो जाएगा और जैसे ही हम अपने हेयर्स के कांटेक्ट में इसको फिर से लेके जाएंगे, आपके हेयर्स के जो एंड है वो किस पोजीशन में आ जाएंगे? स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे, यानी कि आपके जो बाल हैं वो खड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ? यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि चार्ज जनरेट हो गया, जो कि किसके अंदर जनरेट हुआ? इस बैलून के अंदर। जब आपने बैलून को अपने हेयर से रब नहीं किया था तब उस बैलून के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। उस कंडीशन में बैलून क्या था? इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब होता है कि कंडक्शन नहीं हो रहा है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का, राइट। लेकिन जैसे ही आपने अपने हेयर से रब किया वहाँ पर एक चार्ज जनरेट हो गया और उसने क्या किया? अपने अंदर जो भी उस चार्ज उसका डेवलप हुआ, सपोज नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो उसने हेयर्स का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया और इस वजह से आपके जो हेयर्स है वो किस पोजीशन में आ गए? स्टैंडिंग पोजीशन में आ गए। यहाँ पर जो चार्ज जनरेट हुआ वो एक पर्टिकुलर एरिया में और एक ही जगह पर जनरेट हुआ है। इसका मतलब ये जो चार्ज है वो कैसा चार्ज है? स्टैटिक, यानी एक जगह रुका हुआ। तो इसको हम बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब हम समझते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। करंट, जैसे कि आपको बताया कि करंट का मतलब है मोशन, यानी कोई भी चार्ज अगर मोशन की स्टेट में है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गई। अब जैसे आपको एक बैटरी दिख रही है, बैटरी से हमने क्या चीज़ कनेक्ट कर रखी है? वायर्स को कनेक्ट कर रखा है। अब वायर के अंदर क्या होती है? मेटल होती है और मेटल की हेल्प से जो चार्ज है वो बैटरी से कहाँ पे मूव करने लगता है? इस बल्ब के कनेक्शन में, जहाँ पे इसका सर्किट होगा। इस बल्ब के अंदर क्या करता है? मूव करता है और बल्ब ग्लो करना शुरू कर देता है। फर्स्ट वाली स्लाइड में हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस किया था। अब इलेक्ट्रिसिटी में एक वर्ड आया था चार्ज। चार्ज को हम समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली चार्ज क्या होता है, इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जो चार्ज है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, कैपिटल क्यू से।
और चार्ज कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम। ये एटम की प्रॉपर्टी है। एटम यानी कि कोई भी मैटर किस चीज़ से मिलके बनी होती है? एटम से, कुछ पार्टिकल्स से मिलके बनी होती है। तो पार्टिकल्स की अपनी कुछ जो प्रॉपर्टी होती है, जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। यानी कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो किसी भी पार्टिकल या एटम के अंदर हो सकती है, जिसकी वजह से एटम किसी दूसरे चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसा कि आपने अभी स्टार्टिंग में ही देखा कि चार्ज क्या होते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव 2 टाइप्स के हो सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि अगर हम लाइक चार्जेस लेते हैं, सपोज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, सो दोनों क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल मीन्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, राइट। और इसी तरीके से अगर हम दो नेगेटिव चार्जेस ले लें जो कि सेम हैं, तो ये भी क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि एक दूसरे से दूर जाएंगे। लेकिन अगर हम अपोजिट चार्जेस ले लेते हैं, तो अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। यानी कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा एक नेगेटिव चार्ज है, तो वो दोनों आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब हम इसकी लास्ट प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। इट्स एसआई यूनिट इज कूलम। यानी जो आपका चार्ज है, चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते थे? क्यू से रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन इसका जो एसआई यूनिट है जिसमें हम चार्ज को मीजर करते हैं, वो क्या होता है? कूलम्ब होता है। इसको हम सी से, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखते हैं कि इंसुलेटर्स क्या होते हैं और कंडक्टर्स क्या होते हैं। दो सब्सटेंसेस in which electricity cannot flow are called insulators। यानी ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती, वो क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर्स कहलाते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, रबर, ग्लास, क्लोथ एंड वुड। ठीक है, इसमें कोई भी सब्सटेंस ऐसा नहीं है जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा सकते हैं, यानी कि इंसुलेटर्स कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करते। कंडक्टर्स देख लेते हैं। दो सब्सटेंसेस इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, जैसे कि कॉपर हो गया या कोई भी मेटल हो गई। जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि जो मेटल वायर थे उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही थी। ऐसे ही एल्यूमिनियम हो गया, स्टील हो गया। तो ये सब क्या है? एग्जाम्पल हैं कंडक्टर्स के। अब हम चार्ज के बारे में कुछ और चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो एटम होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। एटम के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। और एटम का एक सेंटर पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इस न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स में क्या करते हैं? मोशन करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसे ही न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, राइट। आपको समझ आ गया होगा कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं, इनके ऊपर चार्जेस क्या होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आता है हमेशा नेगेटिव चार्ज, और जो प्रोटॉन्स होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ऐसे ही न्यूट्रॉन्स जो होते हैं, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। अगर हम देखें कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज हो सकता है, तो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है? चार्ज की यूनिट है, राइट। ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, जो किसमें होता है? नेगेटिव, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन के ऊपर भी सेम चार्ज होता है, लेकिन किसमें होता है? पॉजिटिव में। यानी कि प्रोटॉन, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो प्रोटॉन का चार्ज एग्जैक्टली आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन, अगर हम 1 न्यूट्रॉन पे चार्ज को डिस्कस करें, तो 1 न्यूट्रॉन पे भी क्या होगा? कोई भी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन्स कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि 1 कूलम ऑफ चार्ज है अगर हमारे पास, तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो इसका जो आंसर निकल के आता है वो आता है n इज इक्वल टू 6.9
25 इंटू 10⁻18, यानी 1 कूलाम अगर चार्ज है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, 6.25 इंटू 10⁻18। अब इस नंबर को हम कैसे निकाल सकते हैं? इस नंबर को हम निकालते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE, जो किसका फॉर्मूला है, चार्ज का फॉर्मूला है। अब आपको पता है Q क्या है, यहाँ पर चार्ज है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमें निकालने हैं कि एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और E क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, N इज इक्वल टू Q अपॉन E, क्योंकि हमें N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। N इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपॉन Q कितना है, 1 कूलाम, क्योंकि हमारे पास गिवन है कि 1 कूलाम चार्ज है, तो हमने Q के प्लेस पे क्या रख दिया, 1 कूलाम। और E की वैल्यू यानी कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻19। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी N इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो आंसर भी किस में आना चाहिए था, माइनस में आना चाहिए था। लेकिन जब भी हम किसी भी चीज़ का नंबर निकालते हैं तो न्यूमेरिकली नेगेटिव साइन क्या हो जाता है, हट जाता है, रिमूव हो जाता है, राइट। N की सिंपल वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 6.25 इंटू 10⁻18। लास्ट वाली स्लाइड में हमने डिस्कस किया था चार्ज को। अब हम देखते हैं कि करंट क्या होता है। करंट को समझने के लिए आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी। ये जो इमेज है ये है एक मेटेलिक वायर की। और आपको पता है कि मेटेलिक वायर के अंदर क्या होते हैं, कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, जिसको हम ई नेगेटिव से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो मेटेलिक वायर होता है इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। और इनके मूवमेंट की वजह से ही जो इलेक्ट्रिसिटी है या जो करंट है वो जनरेट होती है। अब हम देखते हैं कि करंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या हो सकती है। इट इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी किसी पर यूनिट टाइम में जितना भी चार्ज का फ्लो होता है, यानी जितना भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो हो रहे हैं किसी भी पर यूनिट टाइम में, किसी पर्टिकुलर टाइम में, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। अब करंट का जो फॉर्मूला होता है ये होता है करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, Q होता है। चार्ज क्या हो गया, Q, और टाइम क्या हो गया, T, यानी कि इसका जो फॉर्मूला बना I इज इक्वल टू Q अपॉन T, राइट। करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला बन जाता है I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अब हम देखते हैं इसकी जो SI यूनिट होती है करंट की वो क्या होती है। SI यूनिट जो होती है करंट की वो होती है एम्पियर, और इसको हम कैपिटल A से शो करते हैं, राइट। अब इसकी कुछ स्मॉल यूनिट्स भी होती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप लेंथ को मीज़र करते हैं तो आप मीटर से सेंटीमीटर में भी जा सकते हैं। सेंटीमीटर क्या है, लेंथ की स्मॉल यूनिट है। वैसे ही मिली एम्पियर जो होती है वो एम्पियर की स्मॉल यूनिट होती है। इसको स्मॉल m कैपिटल A यानी MA से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है, यानी कि 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, 1 मिली एम्पियर में होते हैं 10⁻³ एम्पियर। ऐसे ही अगर हम देखें एक और यूनिट भी होती है जो कि स्मॉल यूनिट है एम्पियर की, उसको हम बोलते हैं माइक्रो एम्पियर। इसको हम म्यू ए से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू कुछ इस तरीके से बनता है और इसके साथ हम क्या लगा देते हैं, एम्पियर। इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो एम्पियर, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻6 एम्पियर के इक्वल होती है। अब जैसे कि आपने देखा कि जो SI यूनिट होती है करंट की वो हो गई एम्पियर, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से ये जो I इज इक्वल टू Q अपॉन T है, इससे हम एक और यूनिट भी निकाल सकते हैं करंट की। आपको पता है Q की जो यूनिट होती है, Q को हम मेजर करते हैं कूलम से, कैपिटल C से। और जो T है, T की यूनिट होती है कितनी, सेकेंड, स्मॉलेस्ट, राइट। यहाँ पर करंट की एक और यूनिट आप देख सकते हैं, कूलम पर सेकेंड, राइट। यानी एम्पियर तो होती ही है, इसके साथ में एक और यूनिट आ गई, कूलम पर सेकेंड। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स का कि कूलम पर सेकेंड किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कूलम पर सेकेंड जो यूनिट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप बता सकते हैं कि ये करंट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एम्पियर भी होती है इसकी यूनिट और कूलम पर सेकेंड भी होती है।
अब जो आपने करंट निकाला, किसी भी वायर में जो फ्लो होने वाला करंट है आपने मेज़र किया, तो उसको हम किस चीज़ से मेज़र करते हैं? अगर आपको निकालना है कि एग्जैक्टली कितना करंट फ्लो हो रहा है किसी भी सर्किट में या फिर किसी भी वायर में, तो आप उसे निकालेंगे एमीटर की हेल्प से। एमीटर से हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली कितना करंट फ्लो हो रहा है, राइट। सो एमीटर कुछ इस तरीके का होता है जैसे कि आपको इमेज में शो हो रहा है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि एमीटर को कैसे फिट किया जाता है किसी भी सर्किट के अंदर। अब देखिए, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, व्हाट इज 1 एम्पियर। सो 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू वायर इन 1 सेकेंड। यानी कि आपको पता है कि करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है। सो 1 एम्पियर करंट तब फ्लो होता है किसी भी वायर में जब चार्ज की वैल्यू कितनी हो? 1 कूलम हो, राइट। यानी चार्ज के प्लेस पे हम क्या पुट कर दें? 1 कूलम पुट कर दें। और जो टाइम है, टाइम कितना हो? 1 सेकेंड का हो। यानी कि I इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन टी। इसमें अगर हम वैल्यू को पुट कर दें Q के प्लेस पे 1 कूलम और टाइम के प्लेस पे हम पुट कर दें 1 सेकेंड, राइट। सो हमारा जो रिजल्ट निकल के आएगा वो कितना आएगा? I इज इक्वल टू 1/1, यानी 1 हमने Q के प्लेस पे पुट कर दिया और 1 ही T के प्लेस पे पुट कर दिया। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर, राइट। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन ये 1 मार्क्स का आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है। अब ऐसे ही 1 कूलम की डेफिनेशन भी हम सेम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आपको पता है कि जो करंट है, करंट का फॉर्मूला हमने रीड किया था I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। अब अगर हमें निकालना है 1 कूलम, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है चार्ज की, तो हमें चार्ज की वैल्यू निकालनी होगी। सो हम क्या करेंगे? यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकालते हैं। चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? करंट इनटू टाइम। भाई आई और टी किस में आ जाएंगे? मल्टीप्लाई में क्यू की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू टी। अब क्योंकि यहाँ पर हमें निकालना है 1 कूलम, सो इसके लिए हमें क्या पुट करना होगा? आई की वैल्यू को 1 एम्पियर में पुट करना होगा और टाइम की वैल्यू को 1 सेकेंड में पुट करना होगा। सो जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू 1 इंटू 1, यानी सॉल्व करने पे क्यू की वैल्यू कितनी आई? 1 कूलम। अब अगर हमें इसे डेफिनेशन में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? 1 कूलम चार्ज इज सेड टू बी 1 कूलम, यानी 1 कूलम चार्ज कब 1 कूलम कहलाता है? जब 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू वायर इन 1 सेकेंड। जब 1 एम्पियर का करंट, यानी कि 1 एम्पियर का करंट किसी भी वायर में फ्लो होता है 1 सेकेंड में, सो वो कितना बन जाता है? 1 कूलम ऑफ चार्ज हो जाता है, ठीक है। सो ये डेफिनेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी 1 मार्क्स में आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब इस स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं कि एमीटर क्या होता है, एमीटर का सिंबल क्या होता है और इसको किस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं किसी भी सिंपल सर्किट में, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले एमीटर जो होता है आपको पता है कि ये करंट को मीजर करने के काम आता है, यानी कि यूज फॉर मीजरिंग करंट। एमीटर का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, यानी कि इसमें एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, ठीक है। इसके बीच में ये जो गोल सा आपको दिख रहा है, यहाँ पर हम लिखते हैं कैपिटल ए, जो रिप्रेजेंट करता है एमीटर को, राइट। अब देखिए, यहाँ पर एक आपको सिंपल सर्किट शो हो रहा होगा इस इमेज में। सबसे पहले इस डायग्राम की हेल्प से हम समझ लेते हैं कि सिंपल सर्किट क्या होता है। सिंपल सर्किट में एक स्विच लगा होता है जो कि ऑन या ऑफ करने में यूज होता है। ऐसे ही यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। एमीटर को अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। और सिंपल सर्किट के अंदर एक बैटरी या फिर सेल भी लगा होता है जिसका एक साइड क्या होती है? पॉजिटिव और एक साइड होती है नेगेटिव। ये जो स्मॉल वाली ग्रीन लाइन आपको दिख रही है ये शो करती है नेगेटिव को, और ये जो बड़ी वाली जो ग्रीन लाइन है ये शो करती है पॉजिटिव को। अब यहाँ पर ये जो सर्किट है इसमें क्या कनेक्ट की गई है? बैटरी कनेक्ट की गई है। अब यहाँ जो बैटरी है, इस बैटरी से क्या होगा? करंट फ्लो करेगा और इस पूरे सर्किट में क्या करेगा? मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मैंने बैटरी आपको दिखाई है, इसकी जगह आप सेल भी कनेक्ट कर सकते हैं। सेल में क्या होता है? सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस होता है? बैटरी में एक से ज़्यादा सेल होते हैं और सेल आपको पता है कि सिंगल होता है। सिंगल सेल को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं,
राइट। ये हो गया आपका नेगेटिव एंड, और ये वाला जो एंड है ये क्या हो गया, पॉजिटिव एंड। तो ये तो हो गया आपका सेल, और बैटरी में क्या आ जाता है, एक से ज़्यादा सेल कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये सिंपल एक सर्किट का डायग्राम है। अब हम देखते हैं इसमें एमीटर को हम कैसे ऐड करते हैं या कैसे कनेक्ट करते हैं। सो सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे कि एमीटर जो है ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। हमेशा एमीटर किस में कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है। सो सीरीज में कनेक्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। जैसे कि आपको फर्स्ट वाले डायग्राम में शो हो रहा होगा कि 3 बल्ब हैं जो कि एक लाइन से कनेक्टेड है, यानी कि यहाँ पर जो भी करंट का फ्लो होगा वो कहीं भी डाइवर्ट नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला बल्ब है, इसमें भी सेम करंट जाएगी, सेकंड वाले में भी सेम करंट जाएगी, और थर्ड में भी सेम करंट जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कहीं भी करंट डाइवर्ट नहीं हो रहा। अब ये जो पैरेलल कनेक्शन होता है वो कैसे होता है वो भी समझ लेते हैं। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि जो भी करंट फ्लो होगी वो डाइवर्ट हो जाएगी। सपोज यहाँ से आई करंट जो है वो फ्लो हो रही है, और आप देखेंगे जब इस पॉइंट पे आई करंट आएगी तो ये इस पाथ पे भी जाएगी, इस वाले पाथ पे भी जाएगी, और इस वाले पाथ पे भी जाएगी। यानी कि आई करंट क्या कर रही है, 3 पार्ट्स में ब्रेक हो रही है, यानी कि डाइवर्ट हो रही है। सो इस तरह के कनेक्शन को हम बोलते हैं पैरेलल। और जब करंट जो है वो डाइवर्ट नहीं होती है, एक ही लाइन में फ्लो होती है, सो उसको हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। ठीक है, अब हम समझते हैं एमीटर को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं किसी भी सिंपल सर्किट में। सो आपने इस पॉइंट में क्या पढ़ा, इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि एमीटर जो है वो हमेशा किसी भी सिंपल सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होता है। अब देखिए यहाँ पर एमीटर को इस सर्किट में कैसे फिक्स किया गया। यहाँ एमीटर जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, देखिए यहाँ पर कोई करंट अगर फ्लो हो रही है, सो आई जो है सो यहाँ से फ्लो होती हुई आगे बढ़ेगी और सेम ही करंट इस बल्ब तक पहुँच जाएगी। इसका मतलब करंट जो है वो कहीं भी डाइवर्ट नहीं हो रही है, यानी यहाँ जो कनेक्टेड है, ये एमीटर जो कनेक्ट है वो कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। सो हमें क्या पता चला इस डायग्राम से कि एमीटर जो है वो हमेशा कैसे कनेक्टेड होता है, सीरीज में कनेक्टेड होता है। अब देखिए जैसे कि एमीटर हमने लास्ट स्लाइड्स में पढ़ा था कि करंट को मीज़र करने के लिए हम एमीटर का यूज़ करते हैं, किसी भी सर्किट में लगाते हैं सीरीज में। ऐसे ही एक और डिवाइस होती है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर भी एमीटर की तरह होती है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, गैल्वेनोमीटर को हम जो स्मॉल यूनिट्स होती हैं करंट की उनको मीज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। अब इसका सिंबल देख लेते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो सेम जैसे एमीटर का सिंबल होता है, एक साइड में प्लस और एक साइड में नेगेटिव शो होता है, और बीच में एमीटर में ए आता है और इसमें क्या आ जाएगा, कैपिटल जी। अब जो गैल्वेनोमीटर है ये ऐसी डिवाइस है जो यूज होती है मीजरिंग वेरी स्मॉल करंट, यानी कि अगर करंट बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में है तो उसको हम गैल्वेनोमीटर से मीजर करते हैं। अब सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, इट कैन मीजर सेंसिटिव करंट, यानी गैल्वेनोमीटर से हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव करंट जो होते हैं उनको मीजर कर सकते हैं, जिनको एमीटर मीजर नहीं कर सकता है। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहे हैं, इट कैन ऑल्सो शो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग। अब इससे हमें करंट के फ्लो की क्या डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ये भी पता चल जाता है। लास्ट स्लाइड्स में हमने डिस्कस किया था एमीटर क्या होता है और गैल्वेनोमीटर क्या होता है। आपको पता है दोनों ही करंट को मीजर करने में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इसमें जो डिफरेंस होता है हम इस स्लाइड में उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो एमीटर जो होता है ये लार्ज वैल्यू ऑफ करंट के लिए होता है, ज़्यादा वैल्यू है करंट की तो उसको हम किससे मीज़र कर सकते हैं, एमीटर से मीज़र कर सकते हैं। बट जो गैल्वेनोमीटर होता है ये बहुत ही स्मॉल करंट के लिए यूज़ होता है, यानी अगर करंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जिसको हम एमीटर की हेल्प से मीज़र नहीं कर पाए तो उसके लिए हम गैल्वेनोमीटर यूज़ कर लेते हैं। अब एक रेस्ट्रिक्शन होती है एमीटर के साथ में कि एमीटर जो होता है इसमें डायरेक्शन को हम नहीं निकाल सकते, यानी कि इससे हमें ये नहीं पता चलता कि करंट जो है वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, राइट। क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे कि एमीटर की जो इमेज है इसमें ज़ीरो जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो इसका मतलब जो भी डिफ्लेक्शन होगा वो एक साइड ही होगा, यानी कि राइट साइड में ही शो कर रहा है। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है। ठीक, सो ये एमीटर की क्या हो गई, लिमिटेशन हो गई। बट जो गैल्वेनोमीटर होता है इसमें हमें डायरेक्शन भी पता चल जाती है कि करंट किस डायरेक्शन में एग्जैक्टली फ्लो हो रहा है।
अब जैसे कि आपको दिख रहा है कि जो गैल्वेनोमीटर है इसमें 0 जो है वो मिड में आ रहा है, राइट, मिड पॉइंट पर शो हो रहा है। अब अगर इसकी जो निडल है वो डिफ्लेक्ट होती है, करंट फ्लो होने की वजह से अगर इसमें डिफ्लेक्शन आता है, इसकी निडल या तो राइट साइड में डिफ्लेक्ट होगी या फिर लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट होगी। सो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि डायरेक्शन एग्जैक्टली करंट की क्या है। अब हम इस चैप्टर का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल की हेल्प लेते हैं, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मान लो कि यहाँ पर क्या है, दो टैंक हैं, टैंक ए और टैंक बी। अब ए टैंक जो है इसमें जो वाटर लेवल है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टैंक बी। क्योंकि ए टैंक में पानी का लेवल ज़्यादा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं हाई पोटेंशियल, राइट। और बी टैंक जो है इसके अंदर वाटर लेवल क्या है, कम है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, सिंपली लो पोटेंशियल। अब ऑब्वियसली आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि जो पानी का फ्लो है वो कौन से टैंक से कौन से टैंक में जाएगा। अगर ये पाइप हमने बीच में लगा रखा है इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, सो आप देखते ही बता सकते हैं कि पानी जो है वो ए टैंक से फ्लो होके किस में चला जाएगा, बी टैंक में जाने लगेगा। यानी कि हायर पोटेंशियल वाले टैंक से लोअर पोटेंशियल वाले टैंक में पानी का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स ए टू बी। और ये जो फ्लो होगा ये कब तक होता रहेगा इन दोनों टैंक्स में, जब तक कि दोनों टैंक्स का जो वाटर लेवल है वो सेम ना हो जाए। एग्जैक्टली इसी बेसिस पे जैसे यहाँ पे पानी का फ्लो हो रहा है, वैसे ही वायर में किस चीज़ का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब मान के चलते हैं कि ये जो वायर है, वायर पे भी ऐसे ही हमने टैंक रख दिया है, जिसमें जो ए टैंक है इसमें ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स है और बी टैंक में इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम क्वांटिटी में है। इसका मतलब हुआ कि जो ए टैंक है यहाँ पर हायर लेवल का पोटेंशियल है और जो बी टैंक है वहाँ पे लोअर लेवल का पोटेंशियल है। सो अब जो टैंक में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा वो किस डायरेक्शन के से किस डायरेक्शन में होगा, यानी कि ए से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करना शुरू कर देंगे, बी की साइड मूव करना शुरू कर देंगे। अब देखिए वायर में तो एग्जैक्टली ऐसा कोई टैंक हम बना नहीं सकते। सो वायर का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें क्या करते हैं, उसमें हम एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम हायर लेवल से लोअर लेवल की साइड में लेकर के जाते हैं। सो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब जैसे कि लास्ट स्लाइड में हमने वाटर लेवल में एक डिफरेंस क्रिएट किया था, जो टैंक ए और टैंक बी में वाटर का लेवल था वो हमने अलग अलग रखा था, जिससे हाई पोटेंशियल वाटर किस में जा रहा था, लो पोटेंशियल वाटर में। यानी यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया था, एक डिफरेंस क्रिएट हो गया था, किसका, पोटेंशियल का। वैसे ही वायर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी क्या करेंगे, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में मूव होंगे। बट यहाँ पर हमें टैंक यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे इस वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको मूव कराने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इस बैटरी को यूज़ करेंगे। एक बैटरी इस वायर से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, जो ये आपको वायर शो हो रहे हैं। अब देखिए बैटरी में जो ये बड़ी लाइन दिखती है आपको, इसको हम पॉजिटिव से शो करते हैं और ये जो स्मॉल वाली लाइन है इसको हम नेगेटिव से शो करते हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इस पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और हमें पता है कि नेगेटिव किसकी साइड अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव की साइड। सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करना शुरू करेंगे और मूव करते करते इस वायर में होते हुए किस साइड चले जाएंगे, पॉजिटिव साइड चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा वो नेगेटिव साइड से पॉजिटिव में चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे वहां से मूव करके वो कहाँ चले जाएंगे, लो पोटेंशियल वाले प्लेस पे, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, कम थे, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब देखिए जो बैटरी लगी है, इस बैटरी में इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए, यानी कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक ले जाने के लिए इस बैटरी को कुछ काम करना पड़ा होगा। अब ये जो वर्क इसने किया यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को मूव करके दूसरी साइड ले जाने के लिए, इस वर्क डन को ही हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि जो भी वर्क डन किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कराने के लिए, उस वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम समझ लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो क्या है। So work done to move a unit charge from one point to another.
यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में जितना भी काम किया वो काम क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि लास्ट स्लाइड्स में आपने देखा कि यहाँ पर नेगेटिव साइड से हमने इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव साइड में ले जाने के लिए कुछ वर्क डन किया होगा, और यही वर्क डन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, फ्लो होगा किसी भी वायर में। सो पोटेंशियल डिफरेंस का अगर हम फॉर्मूला देखें, सो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क अपॉन चार्ज, यानी कि चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने के लिए किया गया काम या फिर वर्क डन, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको अगर हम सिंबल्स में रिप्रेजेंट करना चाहें, सो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन Q, क्योंकि W क्या होता है, वर्क डन, और चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी SI यूनिट को। SI यूनिट जो होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, ये होती है वोल्ट, और इसको हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से भी आप इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। जो W यानी कि वर्क डन होता है इसकी यूनिट होती है जूल, और जो Q यानी कि चार्ज होता है इसकी यूनिट होती है कूलम। सो इसका एक यूनिट यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, ये हो गया जूल पर कूलम। यानी अगर क्वेश्चन में आता है कि आप बताइए कि जूल पर कूलम किस चीज़ को डिनोट करता है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि जूल पर कूलम जो है पोटेंशियल डिफरेंस का ही एक यूनिट है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, इसके अलावा जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका जो SI यूनिट होता है वो एग्जैक्टली होता है वोल्ट। यानी कि यहाँ से हमें दो यूनिट्स पता चल गए, एक जूल पर कूलम और दूसरा हो गया वोल्ट। लास्ट की कुछ स्लाइड्स में आपने जैसे कि 1 एम्पियर या फिर 1 कूलम की डेफिनेशन निकाली थी, वैसे ही यहाँ पर फॉर्मूले से हम 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी निकालते हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। सो 1 वोल्ट कैसे हम निकालेंगे, देखिए फॉर्मूला आपको पता है, V इज इक्वल टू कितना होता है, W अपॉन Q। सो W के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, 1, यानी कि वर्क डन कितना है, 1 जूल, और Q के प्लेस पे हम पुट कर देंगे 1 कूलम, यानी चार्ज कितना हो गया, 1 कूलम। सो हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो V की वैल्यू हमारी निकल के आएगी वो हो जाएगी 1 वोल्ट। It means 1 volt is equal to when 1 joule work is done in carrying 1 coulomb of charge, then potential difference is called 1 volt। यानी कि 1 जूल वर्क अगर किया जाता है किस चीज़ के लिए, 1 कूलम चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने के लिए, सो उसको हम बोलते हैं 1 वोल्ट। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसको हम मेज़र किससे करते हैं, वोल्टामीटर से। जैसे लास्ट की कुछ स्लाइड्स में आपने देखा था, वहाँ पे करंट को मेज़र किससे करते हैं, एमीटर से करते हैं या फिर गैल्वेनोमीटर से करते हैं। सो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है वोल्टामीटर, राइट। और जो वोल्टामीटर होता है इसको हम हमेशा किसी भी सर्किट के अंदर पैरेलल वाइज कनेक्ट करते हैं। इसको हम आगे की स्लाइड्स में और अच्छे से पढ़ेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं वोल्टामीटर का। वोल्टामीटर कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब वोल्टामीटर का जो सिंबल होता है इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पिछली स्लाइड्स में जैसे हमने गैल्वेनोमीटर का सिंबल देखा था और एमीटर का सिंबल देखा था, ऐसे ही वोल्टामीटर का भी सिंबल होता है, और इसके बीच में क्या आता है, V आता है, V फॉर वोल्टामीटर। अब यहाँ पर भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइड होती है। अब हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस, यानी वोल्टामीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है वो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे। अब इसका सेकंड पॉइंट क्या है, इट ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। अब पैरेलल वाइज कैसे कनेक्ट करते हैं वोल्टामीटर को, ये हम इस सर्किट की हेल्प से समझ लेते हैं। अब जैसे कि आपको एक सर्किट दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है, एक बैटरी लगी हुई है, और बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल आपको दिख रहा होगा और एक है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। यहाँ एक स्विच लगा है और ये एक बल्ब लगा है। अब हमेशा वोल्टामीटर को हमें कैसे कनेक्ट करना है, पैरेलल वाइज कनेक्ट करना है, यानी कि ये जो बल्ब है इसके पैरेलल। सो वोल्टामीटर को हम कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये बल्ब से कैसा कनेक्टेड है, पैरेलल वाइज कनेक्टेड है। पैरेलल वाइज कैसे कनेक्टेड है आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर कोई करंट फ्लो होगी तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी इस पॉइंट से।
यानी कि यहाँ से जो करंट है वो एक तो वोल्टामीटर की साइड जा रही है और एक इसकी डायरेक्शन आपको दिख रही है बल्ब की साइड जाती हुई। यानी कि करंट जो है यहाँ पर डाइवर्ट हो रही है टू साइड्स में। सो वोल्टामीटर यहाँ पे कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल वाइज। अब एक चीज़ और नोटिस करने के लिए है यहाँ पर कि जो करंट है ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। यानी कि अगर हम करंट की डायरेक्शन इस सर्किट में दिखाएं तो करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में होती है। इसको हम एरो से दिखा सकते हैं। यानी पॉजिटिव से करंट चलना शुरू होती है और कौन से टर्मिनल तक मूव करती है, नेगेटिव टर्मिनल तक। और जैसा कि अभी हमने लास्ट स्लाइड्स में समझा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका मूवमेंट कौन सी डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन में होता है, उनका मूवमेंट होता है नेगेटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, सो करंट का जो फ्लो होता है वो हमेशा अपोजिट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के या फ्लो ऑफ चार्ज के। सो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है कि करंट की डायरेक्शन क्या है और जो चार्जेस हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डायरेक्शन क्या है। अब हम समझते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, सो इसको बहुत अच्छे से समझना है। अब जैसे कि लास्ट स्लाइड में जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस को समझा था तो वहाँ पे हमने क्या लिया था, हमने दो टैंक लिए थे, एक में वाटर लेवल बहुत ज़्यादा था और एक में वाटर का लेवल कम था। सो हमने उससे समझा था कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, राइट। ऐसे ही ओम्स लॉ को समझने के लिए हम वही टैंक्स का यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने दो कंडीशंस ली हैं, एक कंडीशन ए और एक कंडीशन बी। कंडीशन ए में आपको दो टैंक्स दिख रहे होंगे जिसमें फर्स्ट वाला जो टैंक है इसमें वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा है, यानी कि काफ़ी ऊपर तक भरा हुआ है। और जो सेकंड वाला टैंक है इसमें वाटर का लेवल थोड़ा कम है। यानी इनके बीच का अगर डिफरेंस हम देखें तो वाटर के लेवल का जो डिफरेंस है सिर्फ इतना सा आ रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कंडीशन नंबर बी। अब बी में भी क्या है, दो टैंक्स हैं और एक जो फर्स्ट वाला टैंक है इसमें जो वाटर का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी ऊपर तक ही भरा है। और जो दूसरा वाला टैंक है इसमें जो वाटर का लेवल है ये बहुत ही कम है। अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो इनका डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। एक में डिफरेंस आपको बहुत कम दिख रहा है जो कंडीशन ए थी, और एक में जो वाटर के लेवल का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप इन टैंक्स को देखते ही बता सकते हैं कि कौन से टैंक में वाटर का फ्लो ज़्यादा होगा, यानी कि जो पानी है वो किस कंडीशन में तेजी से फ्लो होगा। सो ऑब्वियस सी बात है जो कंडीशन बी है इसमें वाटर का फ्लो ज़्यादा तेज होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर के लेवल का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है। यानी जब ज़्यादा डिफरेंस होता है तो फ्लो भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों कंडीशन ए और बी में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ज़्यादा किस में होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा कंडीशन नंबर बी में। अब देखिए जो कंडीशन बी है उसमें वाटर के लेवल का जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपको। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यानी कि वी, ये भी क्या होगा, ज़्यादा होगा किस कंडीशन में, बी वाली कंडीशन में। और इसी वजह से जो करंट का फ्लो होगा किसी भी सर्किट के अंदर, करंट का फ्लो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज़्यादा है तो करंट का जो फ्लो है वो भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए कंडीशन ए में क्या था, वाटर लेवल का जो डिफरेंस था वो कम है, इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम होगा। तो इस वजह से जो करंट का फ्लो है वो भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि जब पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है तो करंट भी कम हो जाता है, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता है तो करंट का फ्लो भी ज़्यादा हो जाता है। अगर हम इसको एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि जो V की वैल्यू है वो I पे डायरेक्ट डिपेंड कर रही है। यानी कि अगर V यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है तो I भी इंक्रीज होगी, पोटेंशियल डिफरेंस अगर कम हो रहा है तो I भी क्या होगी, कम हो जाएगी। अब यहाँ से जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इसको हमें हटाने के लिए कांस्टेंट टर्म लगानी होती है। और कांस्टेंट टर्म हम कैसी लगाते हैं, ऐसी कांस्टेंट टर्म लगाते हैं जिसमें वायर की कोई प्रॉपर्टी शो हो, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, जो करंट का फ्लो है वायर के थ्रू हो रहा है, सो हम कांस्टेंट टर्म भी उसी से रिलेटेड ही लगाएंगे। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हमें कांस्टेंट टर्म यानी कि आर हमें लगानी होगी।
अब ये जो R है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का क्या काम होता है ये हम ओम्स लॉ को समझने के बाद अच्छे से समझेंगे कि व्हाट इज रेजिस्टेंस एग्जैक्टली। सो ये जो V इज इक्वल टू आई आर आया है यही क्या है, आपका ओम्स लॉ है। अब इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो हम नेक्स्ट वाली स्लाइड में समझते हैं। अब लास्ट स्लाइड में हमने ओम्स लॉ का जो सिंपल स्ट्रक्चर है वो तो समझ लिया कि ओम्स लॉ क्या होता है। अब इस वाली स्लाइड में हम ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ, यानी ओम्स लॉ को अगर हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन शो करना है विद डेफिनेशन, सो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ओम्स लॉ की जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। Potential difference across the 2 points of a metallic conductor is directly proportional to current passing through the circuit provided its temperature remains constant. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई मेटलिक वायर है, ठीक है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, आई के, यानी V इंक्रीज होने पे आई इंक्रीज होगा, V डिक्रीज होने पे आई डिक्रीज हो जाएगा। और इस डेफिनेशन में हमें एक और कंडीशन भी दे रखी है, प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, यानी कि जो भी इसका टेम्परेचर है वो सेम रहे, कांस्टेंट रहे। अब देखिए V क्या हो गया, V हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक कांस्टेंट टर्म लगानी होती है जिसे हम बोलते हैं R, यानी कि रेजिस्टेंस। अब ये जो कांस्टेंट टर्म हमने लगाई है ये किसको शो कर रही है, वायर की प्रॉपर्टी को शो कर रही है, यानी V इज इक्वल टू अब क्या हो गया आई आर। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये एग्जैक्टली क्या होता है ये हम नेक्स्ट वाली स्लाइड्स में समझेंगे, क्योंकि लास्ट वाली जो कुछ स्लाइड्स हमने जैसे करंट वगैरह पढ़ा था उनमें भी हमने रेजिस्टेंस टर्म को यूज किया था। रेजिस्टेंस एग्जैक्टली क्या होता है ये हम नेक्स्ट वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अब देखिए जो ओम्स लॉ हमारा आया V इज इक्वल टू आई आर, इसको हम ग्राफ पे शो कर सकते हैं, यानी इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, I यानी करंट को लिया है। ऐसे ही जो वाई एक्सिस है इस पे हमने लिया है पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V को, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो ये लाइन आपको शो हो रही है ये कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। यानी जब भी हम ओम्स लॉ को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में स्ट्रेट लाइन आएगी। अब ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से भी हो सकती है या फिर इस तरह से भी निकल सकती है, ठीक है। ये लाइन की जो पोजीशन है वो कहीं भी हो सकती है, बट हमेशा क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी जब भी हम ओम्स लॉ को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है। रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं R से, यानी इसका सिंबल हो गया R। अब इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, यानी ये किसी भी कंडक्टर का मतलब जो करंट को फ्लो कर सकता है। कोई भी कंडक्टर की ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है जो कि क्या काम करती है, रेजिस्ट करने का काम करती है। किसको, फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज के फ्लो को। इसको सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो करंट को रेजिस्ट करना, उसका अपोज करना, ये किसका काम होता है, रेजिस्टेंस का, ठीक है। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट वाली स्लाइड में, V इज इक्वल टू आई आर, जो कि हमें ओम्स लॉ से मिला था। V इज इक्वल टू आई आर से अगर हम R की वैल्यू यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना चाहें तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन में I। R का यानी कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो आ गया हमारे पास V अपॉन I। अब हम यहाँ से इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं। यूनिट हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है V की जो यूनिट होती है इसको जो हम मीज़र करते हैं वोल्ट में मीज़र करते हैं, और जो करंट होता है I इसको हम एम्पियर में मीज़र करते हैं। इसकी एक यूनिट आ गई वोल्ट पर एम्पियर। और अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट होती है ओम, जिसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। जो रेजिस्टेंस होता है इसका एक तो यूनिट हमें पता चल गई कि वोल्ट अपॉन एम्पियर होती है। यानी कभी अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि वोल्ट अपॉन एम्पियर किसको रिप्रेजेंट कर रही है तो हम बोलेंगे कि ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। और इसका जो एसआई यूनिट में जो सिंबल हम बनाते हैं, एसआई यूनिट जो होती है वो ओम होती है और इसका सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। अब देखिए जो रेजिस्टेंस है
ये तो हमने ओम के सिंबल की बात की, यानी इसके यूनिट के सिंबल की बात की। अब हम बात करते हैं कि जो रेजिस्टेंस है इसका किसी सर्किट के लिए जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। जैसे कि आपको ये इमेज दिख रही होगी, इसके नीचे लिखा है रेजिस्टेंस यानी आर। सो इस तरह के सिंबल से हम इसको किसी सर्किट में भी शो कर सकते हैं। अब अगर एक्चुअली देखा जाए कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस कैसे दिखाई देते हैं, तो उनकी जो एक्चुअल इमेज होती है वो कुछ इस तरह से होती है, जो कि अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में लगे होते हैं। अब देखिए, आपने कभी जैसे टीवी को ओपन करके देखा होगा तो उसमें भी छोटे छोटे रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं। ऐसे ही और भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अगर हम देखें, जैसे आपका मॉनिटर हो गया, आपका सीपीयू हो गया, अगर आप उसे ओपन करके देखेंगे तो इस तरह के कुछ रेजिस्टेंसेस आपको उसमें लगे हुए दिखेंगे। अब हम देख लेते हैं कि रिहोस्टेट क्या होता है। इट इज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू कंट्रोल द करंट। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे हम करंट को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि आपने रेजिस्टेंस को देखा था कि रेजिस्टेंस क्या करता है, जस्ट रेजिस्ट करता है, फ्लो को अपोज करता है, यानी कि रोकने की कोशिश करता है। बट जो रियोस्टेट होता है इससे हम करंट के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मतलब अगर हमें ज़्यादा करना है, करंट की जो फ्लो है उसको बढ़ाना है, तो हम रियोस्टेट की हेल्प से बढ़ा सकते हैं, या फिर अगर करंट के फ्लो को कम भी करना है तो हम रियोस्टेट का यूज़ करके उसे कम भी कर सकते हैं। रियोस्टेट जो होता है इसका सिंबल किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कुछ इस तरीके का होता है, जैसे कि आपको ये इमेज दिखाई दे रही है। इसमें सेम रेजिस्टेंस की तरह हम बनाते हैं, जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल था, बट इसमें एक एरो भी शो कर देते हैं साथ में। और एक्चुअल में जो रियोस्टेट की इमेज होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, जैसे कि आपको ये इमेज शो हो रही होगी। अब जैसे कि लास्ट वाली स्लाइड में हमने देखा था कि जो रेजिस्टेंस होता है इसकी एसआई यूनिट होती है ओम। अब हम समझते हैं कि जो 1 ओम है इसको कैसे डिफाइन करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी आता है आपके एग्जाम में, जैसे कि हमने लास्ट वाली स्लाइड्स में पढ़ा था कि 1 वोल्ट क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होता है। ऐसे ही हम 1 ओम को रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से इजीली डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, और ये क्या है, ओम्स लॉ है। अब इससे हम R की वैल्यू अगर निकालेंगे तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन आई। 1 ओम को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, V की वैल्यू को 1 वोल्ट पुट करना होगा, और ऐसे ही जो करंट है इसको हमें 1 एम्पियर पुट करना होगा। अगर हम इसको फॉर्मूले में रखते हैं, यानी कि R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1। और रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट इसके आगे लगा देते हैं क्योंकि हम रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, और ये क्या होती है, ओम। तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 ओम। अगर हम इसको डेफिनेशन के थ्रू देखना चाहें, so the resistance of a conductor is said to be 1 ohm if a current of 1 ampere flows through it when a potential difference of 1 volt is applied across its ends। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का वो 1 ओम कब कहलाएगा, जब 1 एम्पियर की जो करंट है वो फ्लो हो कितने पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। जो भी रेजिस्टेंस लगेगा वो कितना होगा, 1 ओम का होगा। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर। किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और वो टोटल 3 फैक्टर्स होते हैं। अब इन तीनों फैक्टर्स को डिस्कस करने से पहले हम एक इमेज देख लेते हैं। अब आपको यहाँ पे एक वायर दिख रहा होगा जिसकी लेंथ हमने कंसीडर की है स्मॉल l, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हमने कंसीडर किया है a। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ये जो आपको गोल सा पार्ट दिख रहा है ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाता है। इस वायर में हमने 2 चीज़ें कंसीडर कर ली, एक लेंथ और दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं कि रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। इट मीन्स रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर की। तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर हमने L कंसीडर की है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, अगर लेंथ आपकी इंक्रीज होती है, अगर हम ये जो वायर लिया है इसकी लेंथ को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो जो इसका रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम लेंथ को कम कर देते हैं, जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी।
अब सेकंड पॉइंट भी हम देख लेते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी आपका जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मींस ए की। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हमें किसी भी चीज को इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखाना होता है उससे हम 1/, में शो करते हैं। सो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसका, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A हो जाएगा। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, अगर कोई भी चीज कम हो रही है, सपोज एरिया जो है वो कम हो रहा है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बट अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। थर्ड पॉइंट भी डिस्कस करते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि जो आपका ये वायर है ये किस मटेरियल का बना है, सिल्वर का बना है, गोल्ड का बना है, आयरन का बना है या फिर सिलिकॉन, कोई भी चीज़ का बना हो सकता है। तो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, और ये कैसे डिपेंड करता है ये हम आगे वाली स्लाइड में रेजिस्टिविटी जब पढ़ेंगे उससे समझेंगे कि मटेरियल पर रेजिस्टेंस किस तरह से डिपेंड करता है। जो फर्स्ट पॉइंट है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, लेंथ के। R इज प्रोपोर्शनल टू L। और ऐसे ही सेकंड पॉइंट में हमने क्या देखा कि R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, यानी R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। सेकेंड पॉइंट में हमने क्या देखा कि R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। अब अगर हम इन दोनों कंडीशंस को, यानी R इज प्रोपोर्शनल टू L और R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A, इन दोनों को कंबाइंड करके लिखें तो R प्रोपोर्शनल हो जाएगा L/A के, क्योंकि L आपका मल्टीप्लाई में आ रहा है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किस में आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके लिखें तो हो जाएगा R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट टर्म का यूज करना होता है, और यहाँ पे जो हम कांस्टेंट टर्म यूज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं रो, RHO। और इसका जो सिंबल होता है, जैसे इंग्लिश का लेटर P होता है, कुछ इस तरीके से ही ये रो बनता है। वेयर रो इज द कांस्टेंट, रो क्या है, कांस्टेंट है, विच इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है रेजिस्टिविटी। अब यहाँ जो हमने कांस्टेंट टर्म यूज की है रो, इसको ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी क्या होती है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। लास्ट स्लाइड में हमने कांस्टेंट टर्म यानी रेजिस्टिविटी को डिस्कस किया था। अब इस वाली स्लाइड में हम रेजिस्टिविटी के कुछ और पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। रेजिस्टिविटी का अगर एग्जैक्ट फॉर्मूला आप निकालेंगे तो लास्ट वाली स्लाइड में जो हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाला था उसी की हेल्प से हम रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं। जैसे रो इज इक्वल टू हो जाएगा RA/L, राइट। अब देखिए रेजिस्टिविटी होती क्या है, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टिविटी भी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जो क्या करती है, रेजिस्ट करती है, यानी रोकती है इलेक्ट्रिक फ्लो को, या जो भी करंट का फ्लो होता है उसको रेजिस्ट करने का, रोकने का काम करती है। जिस तरह से रेजिस्टेंस क्या करता है वो भी अपोज करता है, ऐसे ही जो रेजिस्टिविटी होती है ये भी रेजिस्ट या फिर अपोज करता है करंट को। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी हमेशा कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का मतलब हुआ कि ये कभी भी चेंज नहीं होगी। सपोज हमने एक वायर ले रखा है जिसकी लेंथ L थी और इसको हमने थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया, अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे तब भी रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ को इंक्रीज करने से या फिर आपका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसको इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब जैसे कि सिल्वर है, सिल्वर क्या है, एक मेटल है। अब इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻8, जो कि फिक्स है, कांस्टेंट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि जो कंडक्टर्स होते हैं जैसे कि मेटल्स, एलॉयज हैव लो रेजिस्टिविटी, इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है। मैटर एंड एलॉयज में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है इजीली, इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो लो रेजिस्टिविटी होती है।
इसी वजह से इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो पाती है। और इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है ये 10⁻⁸ से 10⁻⁻6 ओम मीटर होती है, यानी इनके बीच में लाई करेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंसुलेटर लाइक सिरेमिक, रबर, प्लास्टिक हैव हायर रेजिस्टिविटी दैन मेटल। अब जितने भी इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाती है, जैसे आपका रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है। किसके कंपैरिजन में? मेटल के कंपैरिजन में। जैसे कि मेटल जो होता है इसकी रेजिस्टिविटी का 10⁻18 टाइम्स जो है वो इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी होती है। यानी इंसुलेटर की जो रेजिस्टिविटी होती है उसकी पावर हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी, यानी बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी रेजिस्टिविटी की। अब देखिए जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है ये मीडियम होती है। किन के बीच में होती है? इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बीच में हो सकती है। जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन की रेजिस्टिविटी कितनी है? 2300 ओम मीटर। अब हम समझते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है रेजिस्टर इन सीरीज। अब इस टॉपिक को समझने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि ये रेजिस्टर जो वर्ड लिखा है ये एग्जैक्टली क्या होता है। सो रेजिस्टर्स इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या डिवाइस होती है जो करंट को क्या करती है? रेजिस्ट करती है, यानी करंट का अपोज करती है, उसे रोकने की कोशिश करती है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कभी भी ट्रेवल नहीं कर पाती इजीली अगर रेजिस्टर्स लगे होते हैं किसी भी सर्किट के अंदर, यानी उसके फ्लो में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। कौन? रेजिस्टर्स। अब जो रेजिस्टर होते हैं इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपको ये सर्किट दिख रहा होगा, इस सर्किट के अंदर कुछ रेजिस्टर्स लगे हैं R1, R2, R3। अब ये जो रेजिस्टर हैं अगर हम इन्हें सीरीज में कनेक्टेड करें, जैसा कि टॉपिक का नेम है रेजिस्टर इन सीरीज, सो अगर किसी सर्किट के अंदर हम रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वो किस तरह से कनेक्ट होंगे ये हम देखते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर एक सर्किट दिखाई दे रहा होगा। इस सर्किट के अंदर एक बैटरी लगी है जिसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पे ये एक स्विच लगा है जिससे हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ऐसे ही सर्किट में क्या लगा? एक एमीटर लगा हुआ है जिसका एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है और ये इस सर्किट में सीरीज में कनेक्टेड है। अब देखिए यहाँ पे 3 रेजिस्टर लगे हुए हैं, R1, R2 और R3। अब जैसे रेजिस्टर का आपको सिंबल पता है कि कुछ इस तरह से होता है, जिगजैग टाइप में। सो जितने भी रेजिस्टर यहाँ लगे हैं R1, R2 और R3, ये तीनों कैसे लगे हैं? सीरीज में कनेक्टेड हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी करंट फ्लो होगी इस सर्किट के अंदर वो एक ही पाथ से होकर के जाएगी, कहीं पर भी डाइवर्ट नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे कुछ वोल्टामीटर भी कनेक्टेड हैं। जो हमारा रेजिस्टर है R1 उसके साथ एक वोल्टामीटर कनेक्टेड है जिसको हमने V1 नेम दिया है। ऐसे ही जो R2 रेजिस्टर है इसके साथ में V2 वोल्टामीटर कनेक्टेड है और R3 के साथ में V3 वोल्टामीटर कनेक्टेड है। और ये तीनों वोल्टामीटर कैसे कनेक्टेड होंगे? पैरेलल वाइज, जैसे कि हमने लास्ट की कुछ स्लाइड्स में डिस्कस किया था कि जो वोल्टामीटर है हमेशा पैरेलल कनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ से ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ से अगर कोई करंट फ्लो होगी, सो करंट कहाँ से कहाँ मूव करती है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी इस पॉजिटिव टर्मिनल से होती हुई ये कहाँ पर जाएगी? नेगेटिव टर्मिनल में। अब देखिए अगर करंट रेजिस्टर से होती हुई जाएगी तो उसको आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक ही पाथ है। इसका मतलब ये कहीं से भी डाइवर्ट नहीं हो सकती है, यानी कि जो करंट की वैल्यू होगी तीनों रेजिस्टर के अंदर वो सेम होगी। इट मीन्स R1 के अंदर भी I करंट फ्लो होगी और I2 रेजिस्टर के अंदर भी I करंट फ्लो होगी। ऐसे ही R3 के अंदर भी I करंट ही फ्लो होगी, यानी कि तीनों कंडीशन में सेम करंट ही फ्लो होगी। अब आपको पता है कि ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू IR। अब देखिए सर्किट के अंदर क्योंकि 3 रेजिस्टर कनेक्टेड हैं और उसके साथ में 3 वोल्टामीटर भी कनेक्टेड हैं, सो अगर हम टोटल वोल्टेज निकालें सो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उन तीनों को हम ऐड कर देंगे। अब देखिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है V इज इक्वल टू IR होता है। सो अगर हम V1 की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी? V1 हो जाएगा IR1
अब देखिए आई तो सेम ही रहेगी हर कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है रेजिस्टर्स। सो आई की वैल्यू हम नहीं चेंज करेंगे, तो V1 कितना हो जाएगा IR1। ऐसे ही V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी IR2। और V3 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे ओम्स लॉ से, सो वो हो जाएगी IR3। अब हमने क्या किया है, जो V1, V2 और V3 की वैल्यूज निकाली हैं वो इस वाली इक्वेशन में पुट कर दिया जो हमने टोटल निकाला था पोटेंशियल डिफरेंस। सो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 के प्लेस पे हमने रखा IR1, V2 के प्लेस पे रखा IR2 और V3 के प्लेस पे हमने पुट कर दिया IR3। अब देखिए यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में जो V आपको शो हो रहा है, इसकी वैल्यू अगर हम ओम्स लॉ से रखना चाहें सो ये हो जाएगा IRE। अब R के साथ में जो E हमने शो किया है, इसका मतलब है रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है। आप इसको IRS से भी शो कर सकते हैं। सो टोटल जो रेजिस्टेंस हो गया IRE या IRS इज इक्वल टू IR1 प्लस R2 प्लस R3। यानी यहाँ पर ये जो ऊपर वाली इक्वेशन हमारी बनी है, इससे हमने I को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। सो देखिए I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड I आ रहा है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं इजीली। अब यहाँ पर जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ गया, यानी कि RE की वैल्यू या फिर आप RS से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ गया वो आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसको हम Rn तक शो कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टर आप किसी सर्किट में और ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो 4, 5, 10 जितने मर्जी आप रेजिस्टर सीरीज़ में कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे किसी भी सर्किट का, जब उसके रेजिस्टर सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं तो उनका जो सम है वो इसी टाइप के फॉर्मूले से ही निकलेगा। लास्ट वाली स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि रेजिस्टर्स को सीरीज वाइज कनेक्ट करने पर टोटल रेजिस्टेंस क्या आता है। अब इस वाली स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं कि अगर हम रेजिस्टर को पैरेलल वाइज कनेक्ट करें तो टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक सर्किट डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में आपको 3 रेजिस्टर दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट है R1, सेकंड R2 और R3। अब ये तीनों जो रेजिस्टेंस है आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल वाइज कनेक्टेड है। अब इस सर्किट के अंदर आपको एक बैटरी भी शो हो रही होगी जिसका एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल है। एक स्विच भी आपको दिख रहा होगा जो कि ऑन ऑफ करने में यूज होगा। अब यहाँ पर एक एमीटर भी कनेक्टेड है जो इन तीनों रेजिस्टर के साथ में सीरीज में कनेक्टेड होगा, और यहाँ पर हमने एक वोल्टामीटर को कनेक्ट कर रखा है इन तीनों रेजिस्टेंस के साथ में। इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। अब देखिए सर्किट में ये जो बैटरी कनेक्ट है, इस बैटरी की वजह से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कुछ करंट भी फ्लो होगी, और ये जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से आगे बढ़ती हुई किस साइड जाएगी, नेगेटिव टर्मिनल की साइड जाएगी। लेकिन ये इस पॉइंट पे आने के बाद, ये जो रेजिस्टेंस वाला पॉइंट है, सो जैसे ही करंट इस पॉइंट पर आएगी जहां से हमने तीनों रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया हुआ है पैरेलल वाइज, तो करंट क्या होगी, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। अब मान के चलते हैं जो पहला वाला रेजिस्टेंस R1 है, इसमें जो करंट डाइवर्ट होगी, यानी इस साइड जो करंट जाएगी वो I1 है। ऐसे ही जो R2 रेजिस्टर है, इसमें जो करंट फ्लो होगी उसको हम I2 मान सकते हैं, और R3 जो है यानी तीसरा जो रेजिस्टेंस है, इसमें I3 करंट फ्लो होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस एंड वोल्टामीटर आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल वाइज कनेक्टेड है। सो पोटेंशियल डिफरेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब आपको पता है कि ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। अब क्योंकि यहाँ पे करंट चेंज हो रही है, सो हम टोटल करंट अगर निकालना चाहें तो हमें तीनों करंट यानी I1, I2 और I3 तीनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब ओम्स लॉ से हम I की अगर वैल्यू निकालते हैं, सो I इज इक्वल टू कितना आता है, V अपॉन आर। आर को हमें V के नीचे लेके जाना पड़ेगा, अपॉन में लेके जाना पड़ेगा, सो I की वैल्यू आ जाएगी V अपॉन आर। अब I1 अगर हम निकालना चाहें तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R1, I2 की वैल्यू आ जाएगी V अपॉन R2, और I3 की वैल्यू आ जाएगी V अपॉन
R3। अब ये तीनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे जो टोटल करंट हमने निकाली थी, यानी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 में। सो I1 के प्लेस पे आ गया V अपॉन R1, और I2 के प्लेस पे हम पुट करेंगे V अपॉन R2, और I3 के प्लेस पे हम पुट करेंगे V अपॉन R3। अब क्योंकि तीनों कंडीशन में जो V है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम ही है, सो V को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉमन भी ले सकते हैं। सो I इज इक्वल टू क्या हो गया, V हमने कॉमन ले लिया, सो ब्रैकेट के अंदर अब क्या बचेगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको I दिखाई दे रहा है, इस I के प्लेस पे भी हम V अपॉन आर पी पुट कर सकते हैं, यानी ओम्स लॉ से यहाँ भी I की वैल्यू को रख सकते हैं। और R के साथ ये जो स्मॉल सा P लगा हुआ आपको दिख रहा है, इसका मतलब है पैरेलल वाइज, यानी यहाँ रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल वाइज। और RP जो है यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। सो LHS में जो हमारे पास I था उसके प्लेस पे हम क्या रख देंगे, V अपॉन RP। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आ गया V अपॉन RP इज इक्वल टू V, और ब्रैकेट में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखिए यहाँ पे V जो है वो दोनों साइड है और सेम है, सो हम इसको कट कर सकते हैं। सो V से V कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यानी कि जो रेजिस्टेंस हैं अगर हम उनको पैरेलल वाइज कनेक्ट करते हैं तो टोटल जो रेजिस्टेंस आता है वो इसी फॉर्मूले से निकलता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सीरीज वाइज कैसे रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं और टोटल उनका रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, और पैरेलल वाइज हम रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करते हैं, और जो टोटल निकल के आता है उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं। अब ये दोनों फॉर्मूले जो हमने सीरीज और पैरेलल वाइज रेजिस्टर्स को कनेक्ट करके निकाले हैं, इन फॉर्मूलों का यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। लास्ट की 2 स्लाइड्स में हमने डिस्कस किया था कि रेजिस्टर्स को सीरीज और पैरेलल वाइज कैसे कनेक्ट करते हैं और इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो किस तरह से निकाला जाता है। अब जब रेजिस्टर्स को हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो हमने नोटिस किया कि I यानी करंट की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और जब रेजिस्टर्स को हमने पैरेलल वाइज कनेक्ट किया तो हमने नोटिस किया था कि जो V की वैल्यू यानी पोटेंशियल डिफरेंस वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब देखिए अगर 3 रेजिस्टेंस हैं हमारे पास R1, R2 और R3, इनको अगर हम सीरीज वाइज कनेक्ट करेंगे तो इनका टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी इनके सम के इक्वल होगा। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे मैंने कुछ रेजिस्टेंस और बढ़ा दिया, यानी 3 से ज़्यादा रेजिस्टेंस हैं, सो इसको हम मान लेते हैं R4 और लास्ट वाले रेजिस्टेंस को हम मान लेते हैं R5। सो अगर हमारे पास 3 से ज़्यादा रेजिस्टेंस हैं तो हम क्या करेंगे, टोटल सम निकालने के लिए यानी टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम R4 को और R5 को इनके साथ ही ऐड कर देंगे। अगर 5 से भी ज़्यादा रेजिस्टेंस है सो आप क्या कर सकते हैं, इसी में और ज़्यादा रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं और इस तरह से आप टोटल रेजिस्टेंस सीरीज वाइज निकाल सकते हैं। यानी कि सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे उन सब का सम होता है। अब देखिए अब बात करते हैं, रेजिस्टर्स अगर पैरेलल वाइज कनेक्ट हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। सो मान के चलते हैं कि R1, R2 और R3 ये 3 रेजिस्टेंस हैं जो कि पैरेलल वाइज कनेक्टेड हैं। सो हमने देखा था लास्ट वाली स्लाइड में इनका जो टोटल रेजिस्टेंस था वो किस तरह से निकला था, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जो टोटल रेजिस्टेंस हम निकालते हैं पैरेलल वाइज वो क्या होता है, सम होता है रेसिप्रोकल्स का, यानी जितने भी रेजिस्टेंस हम यूज करेंगे उन सब का रेसिप्रोकल को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल वाइज निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर भी अगर एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगे हुए, सपोज यहाँ पर मैंने एक और रेजिस्टेंस लगा दिया, सो अगर एक्स्ट्रा कोई रेजिस्टेंस लगा होगा तो हम इसी के आगे उसका रेसिप्रोकल भी ऐड कर देंगे। इसका मतलब 1/R4 को भी हम इसके साथ ऐड कर देंगे तो हमारे पास अब 4 रेजिस्टेंस का टोटल आ जाएगा अगर वो कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल वाइज कनेक्टेड है। अब अगर 4 से भी ज़्यादा रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, 5, 6, 10, 12 जितने भी आप चाहे कनेक्ट कर सकते हैं,
सो उनका जो टोटल निकलेगा वो भी क्या होगा, जितने भी रेजिस्टर्स यूज किए गए हैं उन सबके रेसिप्रोकल का सम होगा। अब हम देखते हैं कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन का। यानी अगर हम कुछ अप्लायंसेस हैं हमारे पास, उनको हम पैरेलल वाइज कनेक्ट करते हैं या सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। इसका फर्स्ट एडवांटेज क्या है, करंट इन ऑल पार्ट ऑफ द सर्किट इज द सेम, दिस कॉजेज द बल्ब टू लाइट अप विद द सेम ब्राइटनेस। इट मीन्स अगर रेजिस्टर्स को हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है तो जो करंट है वो सभी पार्ट्स में इक्वल इक्वल जाएगा। आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है। अब इसमें हमने क्या किया, कुछ बल्ब अगर कनेक्ट किए हुए हैं तो क्या होगा, करंट का जो फ्लो है, जितनी करंट फर्स्ट वाले बल्ब में जाएगी उतनी ही करंट सेकेंड वाले बल्ब में जाएगी और उतनी ही करंट थर्ड वाले बल्ब में भी जाएगी। इसका मतलब सेम करंट तीनों बल्ब में फ्लो होगी। अब इससे क्या होगा कि तीनों की जो ब्राइटनेस है, जो तीन बल्ब हमने यूज किए हैं सर्किट के अंदर, उन तीनों की जो ब्राइटनेस है वो सेम रहेगी। अब देखिए सेकंड इसका एडवांटेज क्या है, द करंट इन द सर्किट इंक्रीजेस इफ मोर सेल आर कनेक्टेड। अगर आप सर्किट के अंदर ज़्यादा सेल लगाएंगे तो करंट का फ्लो भी क्या होगा, ज़्यादा होता जाएगा। मतलब जितने ज़्यादा सेल्स होंगे उतनी ज़्यादा करंट भी फ्लो होगी सर्किट के अंदर। थर्ड इसका एडवांटेज क्या है, ऑल सर्किट कंपोनेंट आर कंट्रोल्ड वन स्विच। अब देखिए अगर आपने यहाँ पे सीरीज में जैसे हमने कनेक्ट किया हुआ था, सीरीज में हमने अगर कुछ अप्लायंसेस कनेक्ट कर रखे हैं तो जितने भी अप्लायंसेस हैं उनको हम एक ही स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन या ऑफ कर सकते हैं इजीली। हमें हर अप्लायंसेस के लिए अलग अलग स्विच को लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जैसे यहाँ पे ये तीन बल्ब लगे हैं तो हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि फर्स्ट बल्ब के लिए अलग स्विच लगाना है, सेकंड के लिए अलग लगाना है। अगर सीरीज में कनेक्शन है तो आप इन तीनों स्विच को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि सीरीज वाइज अगर हम कॉम्बिनेशन करते हैं रेजिस्टर्स का तो उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट पॉइंट यह है, देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इफ अ बल्ब और लैम्प इज बर्न, अदर बल्ब विल नॉट लाइट अप। इसका सबसे अच्छा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब आप दिवाली के टाइम में फेयरी लाइट्स यूज करते हैं अपने घरों को डेकोरेट करने के लिए, तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि अगर उस फेयरी लाइट का एक बल्ब खराब हो जाता है तो उससे कनेक्टेड जितने भी बल्ब होते हैं वो सारे के सारे बल्ब क्या हो जाते हैं, ग्लो करना बंद कर देते हैं। यानी कि एक बल्ब अगर डैमेज होता है तो वो पूरी की पूरी लाइट जो है वो खराब हो जाती है। यही बात इस पॉइंट में भी बताई गई है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का पाथ होता है वो सेम रहता है, यानी कि सेम करंट ही पूरे के पूरे सर्किट में जाती है। और इस वजह से अगर एक लैंप या एक बल्ब अगर बर्न हो जाता है, खराब हो जाता है, उस केस में जितने भी बल्ब उसके साथ कनेक्टेड हैं वो भी वर्क करना बंद कर देंगे। अब हम देखते हैं कि सेकंड डिसएडवांटेज क्या है, सेल इन सीरीज डू नॉट लास्ट लॉन्ग। अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं सेल्स को तो वो लास्ट लॉन्ग यानी कि बहुत लंबे टाइम तक वर्क नहीं कर पाते हैं। थर्ड डिसएडवांटेज देखते हैं, इफ मोर बल्ब आर एडेड। अगर हम एक से ज़्यादा बल्ब को ऐड करते हैं या उससे भी ज़्यादा बल्ब ऐड करते हैं, द रेजिस्टेंस इन द सर्किट इंक्रीजेस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस जो होगा सर्किट का वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा होगा और इस वजह से जो फ्लो है वो डिक्रीज हो जाएगा करंट का। इसको कुछ इस तरह से समझ लेते हैं। अब आपने टोटल जो रेजिस्टेंस निकाला था सीरीज में वो क्या था, जितने भी रेजिस्टर हमने कनेक्ट किए हुए थे उन सब का सम। इसका मतलब अगर हम ज़्यादा रेजिस्टर कनेक्ट करेंगे तो वैल्यू भी टोटल रेजिस्टेंस की क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। अब क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस का सम हो रहा है, यानी रेजिस्टेंस ऐड हो रहे हैं और हम ज़्यादा रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तो उनका भी हमें सम करना होगा। तो टोटल जो वैल्यू निकल के आएगी ओवरऑल वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जितने ज़्यादा रेजिस्टेंस होंगे उतनी ही ज़्यादा करंट क्या होगी, कम फ्लो होगी सर्किट में। अब हम देखते हैं पैरेलल वाइज कनेक्ट करने के क्या बेनिफिट हैं और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट बेनिफिट क्या है, इफ वन ऑफ द बल्ब इज बर्न। अगर सर्किट पैरेलल वाइज कनेक्टेड है और एक बल्ब उसका खराब हो जाता है तो उसका इफेक्ट बाकी के बल्ब पे नहीं पड़ता। जैसे हमने ऊपर फेरी लाइट वाला एग्जांपल डिस्कस किया था तो उसमें एक बल्ब खराब हुआ था तो सारे के सारे बल्ब पे इफेक्ट पड़ा था, वो ग्लो नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर वही बल्ब
पैरेलल वाइज कनेक्ट होते तो उस केस में ऐसा नहीं होता, एक बल्ब खराब होता तो बाकी के बल्ब क्या होते, ग्लो करते रहते इजीली। सेकेंड पॉइंट है पैरेलल सेल लास्ट लॉन्गर। अगर हमने सर्किट को पैरेलल वाइज कनेक्ट किया हुआ है तो उसके जो सेल हैं वो बहुत लंबे समय तक वर्क करते रहते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं, टोटल रेजिस्टेंस इज लेस। अब देखिए आपको पता है पैरेलल वाइज कनेक्ट करने पे जो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यहाँ पे आपको सिंपली दिख रहा है कि जितने भी रेजिस्टेंस का सम हो रहा है वो सब रेसिप्रोकल में है, यानी कि यहाँ पे हमने टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकाला, हमने रेसिप्रोकल का सम करके निकाला। इसका मतलब जो भी वैल्यू होगी उसको डिवाइड करके हम निकालेंगे। सो ओवरऑल जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा यानी जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी वैल्यू। सो यही रीज़न है कि अगर रेजिस्टर को हम पैरेलल वाइज कनेक्ट करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कम आता है, और अगर सीरीज वाइज कनेक्ट करते हैं तो उस केस में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आता है। अब देखते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है अगर पैरेलल वाइज हम कनेक्ट करते हैं। द वोल्टेज डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज इफ सेल ऑफ द सेम टाइप आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो इसका डिसएडवांटेज सिंपली आपको समझ आ गया होगा कि जो V की वैल्यू यानी पोटेंशियल डिफरेंस वो ना तो इंक्रीज होता है और ना डिक्रीज होता है अगर हम सेल्स को पैरेलल वाइज कनेक्ट करते हैं। अब अगर हम ओवरऑल देखें तो पैरेलल वाइज कनेक्ट करना ज़्यादा बेटर है सीरीज वाइज कनेक्ट करने से, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो अप्लाइंसेस कनेक्ट होते हैं, जैसे आप यूज़ करते हैं टीवी, फ्रीज, कूलर, ठीक है, ये जितने भी अप्लाइंसेस हैं इन सबको अलग अलग करंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम इन सबको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी कि सबको सेम करंट मिलेगी, क्योंकि सेम करंट तो सभी अप्लाइंसेस को नहीं चाहिए, हर किसी को अलग अलग करंट की रिक्वायरमेंट है। सो पैरेलल वाइज कनेक्ट करना ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि जितने भी अप्लाइंसेस हैं वो अपने अकॉर्डिंग करंट यूज़ कर सकते हैं जितने भी उनको रिक्वायरमेंट होती है। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले हम एक और इफेक्ट डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में काफ़ी टाइम पढ़ा होगा। जैसे सपोज आपके पास एक वायर है और वायर में आपने क्या किया, कुछ करंट पास आउट कराई। अब जब इस वायर में कुछ करंट पास होगी तो इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, यानी इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा। और ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप हुआ ये किसकी वजह से डेवलप हुआ, इस करंट की वजह से डेवलप हुआ जो हमने वायर में अभी फ्लो किया था। अब ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है इसको हम कैसे मेजर करते थे, हमारे पास एक कंपास निडल होती थी, आपको याद होगा। उस कंपास निडल की हेल्प से हमें पता चल जाता था कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, राइट। अब इसी तरीके से एक और इफेक्ट होता है जो अब आप पढ़ेंगे, इसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इस इफेक्ट को समझने के लिए हम फिर से एक सर्किट डायग्राम देखते हैं। आपको ये सर्किट डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, और यहाँ पर क्या है, एक वायर है। सपोज करते हैं कि ये जो वायर है वो कॉपर का है। आपको ये पता है कि जो आपका वायर होता है इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कहीं भी मूव करते रहते हैं वायर में। अब इसके साथ ही कॉपर के यहाँ पे बहुत सारे एटम्स भी होंगे, राइट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है क्योंकि फ्रीली मूव कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे, ये कोलाइड करेंगे किसके साथ में, ये जो एटम्स मूव कर रहे हैं तो इनके साथ भी टक्कर करेंगे और आपस में भी ये टकराएंगे, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा या फिर जो एटम्स हैं बहुत सारे इसके अंदर वायर के अंदर उससे भी ये टकराएंगे लगातार। सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स आपस में कोलिजन कर रहे हैं, इस कोलिजन की वजह से ही क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है, यानी कि कुछ हीट डेवलप होती है। अब आपने एक टर्म पढ़ी होगी लास्ट की कुछ स्लाइड्स में, काफ़ी टाइम वो टर्म आई है, रेजिस्टेंस। सो ये जो रेजिस्टेंस होता है ये क्या होता है एग्जैक्टली आपको पता है कि रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोजिशन ऑफ करंट, यानी कि यहाँ पे जो कोलिजन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स का या आपस में इलेक्ट्रॉन्स का, सो इस कोलिजन की वजह से ही क्या डेवलप हो रहा है, रेजिस्टेंस भी डेवलप हो रहा है। और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस डेवलप होगा उतना ही ज़्यादा करंट का क्या होगा, अपोज होगा, यानी करंट को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। और जितनी ज़्यादा करंट रेजिस्ट होगी, अपोज किया जाएगा करंट का,
उतना ही ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट जो है वो डेवलप होने लगेगा। सो सिंपल सी चीज़ है, आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ हीटिंग इफेक्ट एग्जैक्टली। हीटिंग इफेक्ट किसकी वजह से जनरेट होता है? इलेक्ट्रॉन और एटम्स के आपस में कोलिजन की वजह से जनरेट होता है, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, और रेजिस्टेंस डेवलप होने की वजह से जो करंट है उसका फ्लो कैसा होता है? रेजिस्ट हो जाता है, रुकावट पैदा होती है, जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट जो है वो किसी भी वायर में या किसी सर्किट में डेवलप होने लगता है। अब आपको ये पता चल गया कि जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो क्यों जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन और एटम्स के आपस में कोलिजन की वजह से जनरेट होता है। अब एक चीज़ और नोटिस करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, जब वो कोलाइड करते हैं, दूसरे एटम से टकराते हैं या आपस में टकराते हैं, तो यही काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते हैं तो इनकी स्पीड क्या हो जाती है? धीरे धीरे कम हो जाती है, और कम होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है? कम होने लगती है, और इस वजह से हीटिंग इफेक्ट यानी हीट एनर्जी डेवलप होने लगती है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स टकराए आपस में या फिर कोलाइड किया उन्होंने एटम के साथ में, सो उन्होंने कुछ क्या किया होगा? वर्क डन किया होगा, यानी कि इन्होंने कुछ काम किया होगा। सो यही वर्क डन जो है वो किसके इक्वल हो जाता है? एनर्जी के इक्वल हो जाता है, यानी कि एनर्जी और वर्क डन आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जितना हमने वर्क किया उतनी एनर्जी हमारी लग गई। अब आपके घरों में बहुत सारे अप्लायंसेस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फैन हो गया। फैन चलते चलते क्या करता है? बहुत तेज़ गर्म हो जाता है, यानी आप कुछ टाइम बाद उसे टच करके देखोगे तो वो काफ़ी आपको गर्म लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि उसके अंदर भी एक हीटिंग इफेक्ट जनरेट हो गया है। और भी हम एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि आपके घर में इलेक्ट्रिक आयरन होती है जिससे आप प्रेस करते हैं कपड़ों पे, तो उसके अंदर भी ये हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? डेवलप हो जाता है, और वो हीटिंग इफेक्ट हम यूज़ करते हैं। यानी कुछ ऐसे अप्लाइंसेस होते हैं जिसमें हीटिंग इफेक्ट बहुत यूज़फुल होता है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन की बात हम कर रहे थे, और कुछ ऐसे अप्लाइंसेस होते हैं जिसमें हीटिंग इफेक्ट का यूज़ नहीं हो पाता। जैसे कि फ़ैन है, फ़ैन का जो हीटिंग इफेक्ट है वो तो हमारे लिए वेस्ट ही हो गया एक तरीके से, राइट। अब सपोज हमें कुछ ऐसे अप्लाइंसेस चाहिए जिसका हीटिंग इफेक्ट हमें ज़्यादा चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन की बात कर लेते हैं, या फिर हीटर भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। सो इनका हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो हीटिंग इफेक्ट को ज़्यादा करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें रेजिस्टेंस को भी ज़्यादा करना होगा। अब देखिए, लास्ट की स्लाइड्स में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था रेजिस्टेंस का। R इज इक्वल टू कितना होता है? रो एल अपॉन ए। अब हमें किसी अप्लायंस के अंदर ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट चाहिए तो हमें क्या करना होगा? उसके रेजिस्टेंस को ज़्यादा रखना होगा, और क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा रखना है तो उसके लिए जो रेजिस्टिविटी है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है? डायरेक्टली डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी के ऊपर। तो हमें कुछ ऐसे मटेरियल यूज़ करने होंगे जिनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो। अब आपको पता है जो मेटल होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, किसके कंपैरिजन में? एलॉयज़ के कंपैरिजन में, यानी एलॉयज़ की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। तो अधिकतर केसेस में हम क्या करते हैं, जो इस तरह के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं जिसमें हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा चाहिए होता है, हम एलॉयज़ का यूज़ करते हैं, जैसे टिन हो गया, लेड हो गया, राइट। सो एलॉयज़ का यूज़ करने से रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है? थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा हीट जनरेट होने लगती है, राइट। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर आपको रेजिस्टिविटी ज़्यादा चाहिए, यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा करना है, तो आपको लेंथ ऑफ वायर भी ज़्यादा लेनी होगी, यानी जो भी आपके पास इलेक्ट्रिक अप्लायंस है उसकी लंबाई को हमें ज़्यादा रखना होगा। सो ज़्यादा लेंथ का वायर कम एरिया में आ जाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक कॉइल की फॉर्म में इस वायर को अप्लायंसेस के अंदर लगाते हैं, और क्योंकि हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा रखना है, रेजिस्टिविटी को भी ज़्यादा रखना है, तो हमें एरिया को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया। सो हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने होंगे। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमें हीटिंग इफेक्ट को एग्जैक्टली कैलकुलेट करना है तो हम वो कैसे करेंगे। सो इसके लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं जो हम देख लेते हैं। अब देखिए, V इज इक्वल टू होता है H अपॉन क्यू। अब ये H अपॉन क्यू क्या है?
अभी हमने देखा कि वर्क डन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एनर्जी के इक्वल होता है। और एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, हीट के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि जो भी हीट प्रोड्यूस हुई है वो एनर्जी की वजह से ही प्रोड्यूस हुई है। अब पोटेंशियल डिफरेंस का एग्जैक्टली फॉर्मूला होता क्या है, V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q, जो आपने लास्ट की स्लाइड्स में देखा होगा। सो W के प्लेस पे हम H को पुट कर देंगे, यानी कि वर्क डन ही क्या है, हीटिंग इफेक्ट है, H की वैल्यू है। सो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H अपॉन में Q। अब इसी फॉर्मूले से, यानी कि V इज इक्वल टू H अपॉन Q से हम और भी तरीके से फॉर्मूले को डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर हमें H की वैल्यू निकालनी है इसी सेम फॉर्मूले से, तो हम H इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, V इंटू क्यू। अब आपको पता है कि करंट का भी एक फॉर्मूला होता है, यानी कि I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन में T। सो इससे अगर हम Q यानी चार्ज की वैल्यू निकालेंगे तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इंटू टी। अब ये जो Q की वैल्यू ये हम किस जगह पुट कर सकते हैं, इस Q के प्लेस पे जो अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में फॉर्मूला निकाला। सो Q के प्लेस पे अगर हम IT को पुट कर देंगे सो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला भी बन जाएगा, यानी H इज इक्वल टू हो जाएगा VIT, राइट। अब देखिए एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस का, V इज इक्वल टू आई आर, जो कि ओम्स लॉ से हमें मिला था। सो आई आर भी हम पुट कर सकते हैं किसके प्लेस पे, इस V के प्लेस पर। सो V के प्लेस पे हमने आई आर पुट किया। सो अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H इज इक्वल टू आई आर इंटू आई टी। अब देखिए यहाँ पे भी I है और यहाँ पर भी I है, यानी I की I से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई की आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आई स्क्वायर आ जाएगा, और आर टी आपका बचा है। सो एच इज इक्वल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी। सो यहाँ पर हमने हीटिंग इफेक्ट के 3 फॉर्मूले अभी तक डिस्कस कर लिए। फर्स्ट है एच इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, सेकेंड है एच इज इक्वल टू वी आई टी, और थर्ड हमें फॉर्मूला मिल गया एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यानी कि आपके पास जब भी हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आता है, आप इन तीनों फॉर्मूलों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करके हीटिंग इफेक्ट निकाल सकते हैं। अब वहाँ पे ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि आपको न्यूमेरिकल में क्या चीज़ दी गई है। आपको पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज दे रखा है, सो आप एच निकालने के लिए फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और टाइम दे रखा है तो आप सेकेंड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपके पास रेजिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है और करंट की वैल्यू भी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, तो आप थर्ड वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लास्ट की स्लाइड में हमने हीटिंग इफेक्ट के 3 फॉर्मूले डिस्कस किए थे। उनमें से जो सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला था, यानी H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला है ये एक लॉ को भी डिफाइन करता है, जिसका नाम है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। यानी कभी भी आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को एक्सप्लेन करने को आ जाए तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हीट प्रोड्यूस होती है किसी भी रेजिस्टर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ करंट। अब ये जो पॉइंट्स हमने 3 पॉइंट्स बनाए हैं, 1, 2 एंड 3, ये इस फॉर्मूले को ही डिफाइन करके लिखा गया है। तो बहुत ही इजीली आप इस फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखें तो आप ये पॉइंट्स अपने आप से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ करंट। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो H है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई स्क्वायर, यानी कि करंट के स्क्वायर के। तो वही चीज़ हमने डिफाइन करके लिखी हुई है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ करंट, यानी H इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट बन गया। अब सेकंड पॉइंट हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो हीटिंग इफेक्ट यानी H जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट। अब इसी फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा होगा कि H जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर R यानी रेजिस्टेंस के। तो उसको हमने पॉइंट्स में डिफाइन कर दिया, यानी H इज प्रोपोर्शनल टू R। ऐसे ही थर्ड पॉइंट भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि टाइम फॉर विच करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टर, यानी जितने भी टाइम के लिए करंट किसी रेजिस्टर में फ्लो होता है तो H भी उसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि H इज प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन T। अब इन तीनों से हमें क्या पता चल रहा है कि जो हीट है यानी जो हीटिंग इफेक्ट डेवलप होगा वो करंट के बढ़ने से इंक्रीज हो जाएगा, यानी जितनी ज़्यादा करंट होगी उतना ज़्यादा
हीटिंग इफेक्ट होगा। ऐसे ही अगर रेजिस्टेंस को हम इंक्रीज कर देंगे, ज़्यादा रेजिस्टेंस हम लगा देंगे, तो उस केस में भी हीटिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ऐसे ही थर्ड वाला जो पॉइंट है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि एच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी यानी टाइम टेकन के, यानी जितना ज़्यादा टाइम लिया जाएगा उतना ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट जो है डेवलप होगा किसी भी अप्लायंसेस के अंदर। लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया था हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, और उसके कुछ एप्लीकेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट अब पॉइंट वाइज एक बार और डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको इसकी एप्लीकेशन अच्छे से क्लियर हो जाए। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, हीटिंग इज डिजायरेबल इन डिवाइसेस लाइक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक फ्यूज। सो हीटिंग इफेक्ट जो होता है डिजायरेबल मीन्स यूजफुल होता है, जिसका यूज आप कर सकते हैं कुछ डिवाइसेस में, जैसे कि हीटर हो गया। जैसे कि आप जानते हैं जो हीटर होता है, हीटर हीट जनरेट करता है और उस हीट को हम यूज़ कर लेते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन का भी जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो बहुत यूज़फुल होता है, उसी से आप आयरन करते हैं अपने क्लोथ्स पे। ऐसे ही जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है उसमें भी हम हीटिंग इफेक्ट का यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ज़्यादा होता है तो जितने भी अप्लायंसेस लगे होते हैं उन पे बैड इफेक्ट ना पड़े, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का जो भी कॉन्सेप्ट है वो हम आगे वाली स्लाइड में और अच्छे से समझेंगे। सेकेंड पॉइंट है, हीटिंग इज अनडिजायरेबल इन डिवाइसेस लाइक फैन, मोबाइल, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, टीवी एक्सेट्रा। अब जो हीटिंग इफेक्ट है वो अनडिजायरेबल होता है, मतलब इसका कोई यूज़ नहीं होता, ये एक तरीके से वेस्ट रहता है। कौन कौन सी डिवाइसेस में, जैसे आपका फैन हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, टीवी, इसमें जो भी हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है उसका कहीं पर भी यूज़ नहीं होता। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट कैसे जनरेट होता है। आपको पता है जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है जो ऑलरेडी आप अपने घर में यूज़ करते हैं, उसके अंदर एक फिलामेंट लगा होता है जो कि टंगस्टन का बना होता है। और ये जो बल्ब होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, अगर ज़्यादा इसको हीट एनर्जी इसके अंदर जाएगी या ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी पास होगी तो ये इजीली मेल्ट नहीं होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380। मोस्ट ऑफ द एनर्जी कंज्यूम्ड इन हीटिंग एंड स्मॉल पार्ट ऑफ लाइट। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसकी ज़्यादातर एनर्जी जो है वो किस चीज़ में कंज्यूम हो जाती है, हीटिंग, यानी कि हीटिंग इफेक्ट को जनरेट करने में कंज्यूम हो जाती है, यानी कि बहुत स्मॉल पार्ट बल्ब को ग्लो करने में यूज़ होता है। अब बल्ब जो होते हैं वो फिल्ड होते हैं विद नॉन रिएक्टिव गैसेस, यानी ऐसी गैसेस से फिल्ड होते हैं जो कि नॉन रिएक्टिव हो, किसी चीज़ से रिएक्ट ना कर पाए, जैसे कि नाइट्रोजन या फिर आर्गन, ये दोनों नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं और इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर इसलिए डाली जाती हैं जिससे कि वो रिएक्ट ना कर पाए फिलामेंट या फिर जो टंगस्टन होता है इसके साथ। अब आप इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं आपके घर में, जहाँ पर इलेक्ट्रिक बल्ब लगा होता है, जब उसका स्विच ऑफ हो तो आप उसे टच करके देखिए और उसके बाद स्विच को ऑन कर दीजिए। कुछ टाइम के बाद यानी 4 से 5 मिनट के बाद आप बल्ब को बंद कर दीजिए, उसका स्विच ऑफ कर दीजिए। अब आप उसको दोबारा से टच करके देखेंगे तो आपको जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो थोड़ा गर्म लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि उसके अंदर ये हीटिंग इफेक्ट जनरेट हो गया है। और जैसे कि हमने देखा कि जो हीटिंग इफेक्ट है वो ज़्यादा जनरेट होता है एज़ कम्पेयर टू लाइट, यानी कि ग्लो होने के लिए एनर्जी का पार्ट बहुत कम कंज्यूम होता है और हीटिंग इफेक्ट जनरेट करने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगती है। ये इलेक्ट्रिक बल्ब का कॉन्सेप्ट था जो कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, आपको ये चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए। अब एक और हीटिंग डिवाइस को हम देख लेते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। ये आपके घरों में लगा होता है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या काम करता है कि इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है उसको रोक देता है। So, it is a device which protects circuit and appliances by stopping flow of electric current in case of short circuit और overloading। अगर कभी आपके घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है या फिर ओवरलोडिंग यानी ज़्यादा करंट सप्लाई होने लगता है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो होते हैं वो जितने भी अप्लाइंसेस आपके घर में लगे होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, राइट। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। हमारे घर में जो करंट सप्लाई होती है नॉर्मली उसका जो वोल्टेज होता है वो होता है 220 वोल्ट।
और करंट जो सप्लाई होती है वो 5 टू 15 एम्पियर के बीच होती है, और जो करंट सप्लाई होती है वो 5 टू 15 एम्पियर के बीच सप्लाई होती है। अब आपको पता होगा कि हमारे घर में दो तरह की वायर्स कनेक्ट होती हैं जिसके थ्रू करंट जो है वो पास आउट होती है। फर्स्ट होती है लाइव वायर जो रेड कलर की होती है, और एक होती है न्यूट्रल वायर। सो बेसिकली जो करंट फ्लो होता है वो लाइव वायर के थ्रू होता है जो रेड कलर की होती है। सो बेसिकली वोल्टेज सप्लाई होता है 220 वोल्ट, और करंट सप्लाई होती है 5 से 15 एम्पियर के बीच में। और ये डिपेंड करता है अलग अलग अप्लाइंसेस के ऊपर कि उनको कितनी करंट की रिक्वायरमेंट है। सो उनके अकॉर्डिंग 5 टू 15 एम्पियर के बीच में कितनी भी करंट सप्लाई हो सकती है। अब सपोज कीजिए कि कभी आपके घरों में जो वोल्टेज है वो ज़्यादा हाई हो गया। नॉर्मली जो वोल्टेज सप्लाई होता है हमारे घरों में वो 220 वोल्ट होता है, लेकिन कभी अगर वोल्टेज ज़्यादा हो गया, सपोज 300 400 वोल्ट हो गया, सो ऑब्वियस ही बात है जो करंट की सप्लाई होगी वो भी ज़्यादा हो जाएगी। सो उस केस में ये जो एक्सेस करंट है, जो ज़्यादा अमाउंट में करंट सप्लाई होती है, उसको रोकने के लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या करता है, जो हमारे घर में अप्लाइंसेस लगे होते हैं जैसे आपका टीवी, कूलर, फ्रीज, ये सारे अप्लाइंसेस को सेव करके रखता है जिससे हाई करंट या हाई वोल्टेज इनके अंदर ना सप्लाई हो पाए और ये ख़राब ना हो पाए। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, जैसे आपको इमेज दिख रही है। ये जो रेड कलर का आपको वायर दिख रहा है ये लाइव वायर होता है, और जब भी करंट सप्लाई होती है तो इस वायर के थ्रू होके जाती है, और फ्यूज़ को हम इसी वायर से कनेक्ट कर देते हैं। अब ये जो फ्यूज़ है इसमें एक और वायर आपको दिख रहा होगा, ये रेड कलर का, जिसे बोलते हैं फ्यूज़ वायर। और ये जो फ्यूज़ वायर आपको दिख रहा है ये लेड से बना होता है, जिसे हम पीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो लेड होती है, लेड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। अब अगर वोल्टेज ज़्यादा सप्लाई होते हैं, यानी 220 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज हो जाते हैं, तो उस केस में ये जो लेड का वायर है यानी फ्यूज़ वायर है ये मेल्ट हो जाता है, और जो करंट है वो ब्रेक हो जाती है, यानी सर्किट ब्रेक हो जाता है, और करंट का फ्लो जो है वो अंदर जितने भी अप्लाइंसेस हमारे घर में लगे हुए हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। और इस तरह से हमारे घर में जितने भी अप्लाइंसेस लगे हुए हैं वो सेफ रहते हैं, वो ख़राब नहीं होते। अब घर में आपने नोटिस किया होगा जो मीटर लगा होता है वहाँ पर कुछ इस तरह के फ्यूज़ लगे होते हैं। इस तरह के जो फ्यूज़ हैं वो पहले के टाइम में लगाए जाते थे, लेकिन आज की डेट में हम इस तरह के फ्यूज़ का यूज़ करते हैं, और इनको हम बोलते हैं एमसीबी, जो आपके घरों में ऑलरेडी लगी होंगी, कभी आप नोटिस करके देखना। चैप्टर का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पावर। सो इलेक्ट्रिक पावर की क्या डेफिनेशन होती है वो हम रीड कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। यानी कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है आपके पास, उसके थ्रू जितनी भी एनर्जी कंज्यूम होती है पर यूनिट टाइम में, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम में जो भी एनर्जी कंज्यूम की जा रही है इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू, वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट टाइम में जितना भी वर्क किया जाता है वो क्या कहलाता है? पावर कहलाती है। अब पावर की जो एसआई यूनिट है वो वॉट होती है, और इसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और पावर का जो सिंबल होता है ये पी होता है, यानी पावर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपने लास्ट की कुछ स्लाइड में जब हमने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था, सो उसमें हीटिंग इफेक्ट के कुछ फॉर्मूले आपको याद होंगे, जिसमें फर्स्ट फॉर्मूला था H इज इक्वल टू वी आई टी, सेकेंड फॉर्मूला था H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और एक थर्ड फॉर्मूला भी हम बना सकते हैं। हमें पता है ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, और V इज इक्वल टू आई आर से हमने I की वैल्यू निकाली तो I इज इक्वल टू आ गया V अपॉन में R। सो ये I इज इक्वल टू V अपॉन R जो हमारे पास आया है इसको हम पुट कर देते हैं। ये जो हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला आया था हीटिंग इफेक्ट का H इज इक्वल टू वी आई टी, सो इसमें I के प्लेस पे अगर हम वैल्यू पुट करते हैं I की, सो H इज इक्वल टू हो जाता है V इंटू V अपॉन आर टी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे v और v कितने टाइम्स आ रहे हैं, 2 टाइम्स आ रहे हैं, इनकी मल्टीप्लाई हो रही है। सो हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर। सो हमारे पास हीटिंग इफेक्ट का एक और फॉर्मूला आ गया
अब देखिए हमारे पास ये जो तीन फॉर्मूले आए, H इज इक्वल टू वी आई टी, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी और H इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर। इन तीनों फॉर्मूलों का यूज करके हम पावर का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। पावर का जो फॉर्मूला होता है सिंपली ये होता है P इज इक्वल टू ई अपॉन टी, ई फॉर एनर्जी और टी फॉर टाइम। अब आपको पता है जो एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, हीट के इक्वल होती है। यानी कि हीटिंग इफेक्ट में जो हमने H की वैल्यू पढ़ी थी वो हम E के प्लेस पे यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर पावर का जो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू ई अपॉन टी, इसमें हम E के प्लेस पर H की जो वैल्यूज हैं एक एक करके पुट करेंगे। सो सबसे पहले हमने H की वैल्यू पुट की E के प्लेस पर वी आई टी। सो देखिए T से T कैंसिल आउट हो जाएगा और P इज इक्वल टू हमारा आ गया वी आई। सो अब हमारे पास जो फॉर्मूला बन गया पावर का ये हो गया P इज इक्वल टू वी आई। सो एक फॉर्मूला यानी फर्स्ट फॉर्मूला पावर का हमारे पास यहाँ से आ गया। ऐसे ही हम E के प्लेस पे जो पावर का हमारे पास फॉर्मूला है इसका फिर से यूज करते हैं P इज इक्वल टू ई अपॉन टी, और अब E के प्लेस पे H की दूसरी वैल्यू यानी कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी पुट कर देते हैं। सो हमने पावर के फॉर्मूले में E के प्लेस पर आई स्क्वायर आर टी पुट कर दिया। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे T से T कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा हमारे पास आई स्क्वायर आर। अब हमारे पास पावर का एक और फॉर्मूला आ गया P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। सो ये सेकेंड फॉर्मूला हो गया पावर का। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, पावर के फॉर्मूले में फिर से E के प्लेस पे जो हमने थर्ड वैल्यू निकाली थी H की, यानी हीटिंग इफेक्ट में जो H था उसकी जो वैल्यू हमने निकाली थी वो भी आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे फिर से। सो पावर के फॉर्मूले में जब E के प्लेस पर हम H की ये वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा वी स्क्वायर टी अपॉन आर टी। अब T से T क्या हो गया, यहाँ पर भी कैंसिल आउट हो गया और बचा क्या हमारे पास वी स्क्वायर अपॉन आर। अब आप देख सकते हैं आपके पास पावर के टोटल 4 फॉर्मूले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला जो पावर का होता ही है P इज इक्वल टू ई अपॉन टी यानी एनर्जी अपॉन टाइम। सेकेंड फॉर्मूला आपके पास आ गया P इज इक्वल टू वी आई। थर्ड फॉर्मूला आ गया P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। और फोर्थ फॉर्मूला आपके पास आ गया P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। सो ये चारों फॉर्मूले आप यूज़ कर सकते हैं जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो। डिपेंड करता है कि आपको न्यूमेरिकल में किस तरह की वैल्यूज़ दी गई हैं। अगर न्यूमेरिकल में आपके पास एनर्जी और टाइम गिवन है तो आप फर्स्ट फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं पावर के, विच इज़ P इज इक्वल टू ई अपॉन टी। ऐसे ही अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है और करंट की वैल्यू गिवन है सो आप सेकंड फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं P इज इक्वल टू वी आई। ऐसे ही थर्ड फॉर्मूला आप कब यूज़ कर सकते हैं, जब आपको न्यूमेरिकल के अंदर करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन हो। और फोर्थ फॉर्मूले का आप यूज़ कर सकते हैं जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस यानी V गिवन हो और रेजिस्टेंस यानी कि R गिवन हो। सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू कैन यूज एनी फॉर्मूला जिसकी भी रिक्वायरमेंट आपको न्यूमेरिकल में होती है। चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। हमारे घरों में जो भी लाइट सप्लाई होती है उसको मीज़र करने के लिए हम एक यूनिट यूज़ करते हैं जिसका नाम है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, और इसको हम शो करते हैं किलोवाट आवर में। यानी कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है किलोवाट आवर। अब ये किलोवाट आवर कहाँ से आया इसको भी समझ लेते हैं। आपको पता है कि P इज इक्वल टू क्या होता है, E अपॉन टी, यानी पावर का फॉर्मूला आपने लास्ट की स्लाइड्स में देखा था कि पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम। अब इससे अगर आप एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे तो E इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू टी, यानी T जो है वो P के साथ किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब पावर को किससे मीज़र करते हैं, किलोवाट में मीज़र करते हैं, और जो टाइम होता है उसको हम आवर्स में मीज़र करते हैं। सो एनर्जी की जो हमारे पास यूनिट निकल के आई वो हो गई किलोवाट आवर। सो एनर्जी किसके इक्वल होती है, जो भी लाइट सप्लाई होती है हमारे घर में, जो पावर सप्लाई होती है वो एनर्जी की ही तो फॉर्म में होती है। ये एनर्जी की जो यूनिट निकल के आई किलोवाट आवर, यही क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी मीज़र करने की कमर्शियल यूनिट होती है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे आपको ये दिख रहा होगा एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल है जो आपके घरों में भी आता होगा। तो हमेशा जो भी पावर सप्लाई होती है हमारे घर में, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको मीज़र करते हैं वॉट में। अब इस इलेक्ट्रिसिटी बिल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो यूनिट्स लिखी है यानी जितनी कंजम्पशन हुई है पावर की वो यूनिट में डिफाइन किया गया है, और यही जो यूनिट होती है ये किसके इक्वल होती है, किलोवाट आवर के, यानी कि किलोवाट आवर को हम यूनिट भी बोलते हैं।
अब इस बिल में करंट कंपोजिशन आपको दिख रही होगी कितनी है, 173 यूनिट्स। ये जो 173 यूनिट है यही क्या है, 173 किलोवाट आवर, यानी कि हम किलोवाट आवर को यूनिट में भी डिफाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पर यूनिट थी 173, तो हम बोल सकते हैं कि 173 किलोवाट आवर हमारा बिल आया है। अब आपको पता है जो पावर है, पावर की यूनिट कितनी होती है, वॉट होती है। अब 1 किलोवाट आवर है, इसको अगर हमें जूल में कन्वर्ट करना है तो वो होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, और इसको ही हम 1 यूनिट बोलते हैं। अब ये जो 3.6 इंटू 10⁶ जूल है, जो कि 1 किलोवाट आवर के इक्वल था, ये आया कैसे ये भी देख लेते हैं। आपको बताइए कि 1000 वॉट जो होते हैं वो 1 किलोवाट के इक्वल होते हैं। अब हमारे पास कितना है, 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं, 1000 वॉट, तो हमने किलोवाट के प्लेस पे क्या लिख दिया, 1000 वॉट। और यहाँ पर क्या लिखा है, आवर्स लिखा है, तो 1 आवर में यानी कि 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। सो हमने क्या किया, 1000 वॉट को 3600 सेकंड से, यानी कि आवर्स को सेकंड्स में चेंज करके दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। तो दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया, 3, 6 एंड 5 टाइम्स 0 जूल। अब इसको हम पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब 3 के बाद हमने पॉइंट लगाया, तो लास्ट में जो डिजिट्स बची हैं वो कितनी हो गई, 6 डिजिट, यानी कि 5 तो 0 है और एक नंबर है 6, तो टोटल 6 डिजिट्स हो गई। हमने उसको पावर में लिख दिया 10⁶। सो 3.6 इंटू 10⁶ जूल आ गया, और ये किसके इक्वल होता है, 1 यूनिट के इक्वल होता है। और 1 यूनिट को हम क्या बोल सकते हैं, 1 किलोवाट आवर भी बोल सकते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी की एक और भी कमर्शियल यूनिट होती है जिसे हम बोलते हैं 1 हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर में वॉट होते हैं 746, यानी 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल हो गया, 746 वॉट के। सो आपको मेनली ये 2 यूनिट्स याद करनी है जो कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिसिटी की। फर्स्ट है 1 किलोवाट आवर, जिसमें 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं, और इसको हम 1 यूनिट भी बोलते हैं। और एक और कमर्शियल यूनिट जो अभी हमने पढ़ी, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। सो ये दोनों जो कमर्शियल यूनिट है ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। सो इस कॉन्सेप्ट के साथ आज का ये चैप्टर फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने क्लासमेट के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।